हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग करने जा रहे हैं आपके क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमारे पास एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई हो गया है और उसके बाद जो आपके पास अगली प्रॉपर्टी आती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसको मैं बोल रहा हूं, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, नाम अलग अलग है बट काम एक ही है। तो आज की ये जो हमारे पास क्लास है इसी के ऊपर होने वाली है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है और क्यों हमारे लिए किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता होना अपने को जरूरी है। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चंस भी इसके करेंगे, सभी चीजें आपके सामने रहेगी, लेकिन पहले शुरुआत करेंगे थ्योरी से, फिर एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले डेफिनेशन को छोड़ करके, डेफिनेशन वाली बात छोड़ करके पहले नॉर्मली समझने की कोशिश करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो आप अपने घर में बैठे हो, ठीक है, आपका जो घर है उसमें कई सारे रूम्स हैं हमारे पास, और हमारे पास जो घर होते हैं, घर में आपको पता ही होगा कि जो रूम्स हैं, ठीक है, उसमें ये जो रूम्स हैं ये अलग अलग हैं, ये घर के अलग अलग कोने में है, और ये आपके जो घर है, आपके घर का क्या है, आपके घर का फ्रंट डोर है। और वैसे ही आपके घर में ये वाले जो रूम है, जो कि रूम R1 और R2 हैं, ये कहां पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपके घर के बैक डोर पर। कहां पर पड़ते हैं? आपके घर के बैक डोर पर पड़ते हैं। ये आपके घर का बैक डोर है। तो अब सोचो कि आप अपने रूम में या R1 में रहते हो। ये कौन सा रूम है भाई? आपका पीछे वाला रूम है जिसमें आप अभी पढ़ाई कर रहे थे। सोचो हुआ क्या कि आपका दोस्त यहाँ गेट से आता है और क्या कहता है कि चलिए यार भाई आज क्या करते हैं, आज बाहर मौसम बढ़िया हो रहा है, घूम के आते हैं। तो आपने भी बोला हाँ यार ठीक है, घर में भी पढ़ाई पढ़ाई कितनी पढ़ाई करूंगा, और वैसे भी पढ़ाई तो हो भी नहीं रही है, तो चल घूम ही लेते हैं। तो अब आप यहां से निकले, ठीक है, यहां से निकले और इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ चले गए। लेकिन हुआ क्या, जाते जाते आपको यहां पर रास्ते में आपका जो मेन डोर है, मेन डोर पे कौन खड़ी थी? आपकी मम्मी खड़ी थी। ठीक है, मेन डोर पे कौन खड़ा था? आपकी मम्मी खड़ी हुई थी। तो उन्होंने जाते जाते पूछ लिया, हाँ भाई किधर, दोनों किधर जा रहे हो? तो आपके दोस्त ने बोल दिया कि आंटी वो था अपने पास एक बुक रह गई थी, तो मार्केट से नई बुक लेके आ रहे हैं, सर ने मंगाई थी। तो आपकी मम्मी ने बोला अच्छा अच्छा बेटा पैसे हैं या दूं? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आंटी पैसे तो है, बस बुक लेनी थी, तो बुक लेने के लिए जा रहे थे क्योंकि इसके बाद क्लास भी तो वहां भी तो जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा जाओ। तो इस तरीके से अपने दोनों भाई निकल गए। कहाँ निकल गए? बाजार निकल गए। और बाजार तो वो बोलने के लिए निकले हैं, बाकी इसके बाद तो वो कहाँ कहाँ गए होंगे आपको भी पता है। लेकिन अब जिस चीज की यहां पर बात हो रही है वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझने वाली क्या है, वो ये है कि अपने पास इसने फ्रंट डोर से क्यों नहीं गया इसके पास? क्योंकि इसके दोस्त को भी पता है कि फ्रंट जो रूम है R3 है, यहां पर कौन है? यहां पर इसके पापा रहते हैं, इसके दोस्त के। और अगर यहां से जाता तो इसके दोस्त से मिलने पे नहीं देते, कहते कि बेटा वो तो पढ़ रहा है, जाओ कल आना। ठीक है, कि जाओ कल आना, आज वो पढ़ रहा है तो आज उस पर टाइम नहीं है, कल आना, कल बातचीत करेंगे। तो आपको यहीं से भगा देते। तो हुआ क्या, आप गए, ये हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक घर था, इस घर में आपका दोस्त था, और अभी आपको आपका दोस्त अपने साथ चाहिए। तो आपने क्या करा? आपने एफर्ट लगाया, और एफर्ट लगाया तो इसको यहां से लेके भी आए, आप इसको यहां से निकाल के ले गए। ठीक है, आप इसको यहां से क्या करके, आप इसको यहां से निकाल के ले गए। बट हाँ, रास्ते में थोड़ी बहुत पूछताछ हुई, थोड़ा बहुत क्या हुआ, थोड़ा बहुत पूछताछ हुई, तो थोड़ा आपको एफर्ट थोड़ा और लगाना पड़ गया, मतलब थोड़ा झूठ बोलना पड़ गया। क्यों बोलना पड़ गया? क्योंकि इसकी मम्मी भी यही थी। तो आपने झूठ क्या बोलते, हम तो बुक लेने जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं आंटी, हम तो बुक लेने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप खुद सोचो कि अगर आप इसके पापा के थ्रू होते हुए जाते तो क्या आप यहां तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। ठीक है, आपको आपके दोस्त से भी मिलने नहीं दिया होता, तो निकालना तो दूर की बात है, इसको इसके रूम से मिलने भी नहीं देते। सेम चीज होती है जब हम लोग किसी एटम की बात करते हैं। एटम्स में क्या होता है, अपने पास जितने भी एटम्स हैं, हमारे पास हर एक एटम की अगर मैं बात करूं तो एटम के सेंटर पे कौन बैठा है? एटम के सेंटर पे बैठा है आपके पास न्यूक्लियस। और फिर हमारे पास जब किसी भी रिएक्शन में अगर आप देखो कि बॉन्डिंग होती है, तो बॉन्डिंग के बीच में क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है मेरे पास वहां पर? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा। तो अपने पास जैसे ये वाला एटम है, इस एटम के मैं आउटर मोस्ट में कहता हूं चलो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए? एक इलेक्ट्रॉन रखे हुए। लेकिन अब इसको क्या करना है, आपको इसका ये इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये वाला। आपको इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर आपको इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको क्या देनी पड़ेगी? इसको आपको इसको देनी पड़ेगी एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कम से कम एनर्जी जो दी जाए जिससे कि हमारे पास सबसे बाहर रखा हुआ इलेक्ट्रॉन किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से बाहर आ जाए, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने आयोनाइजेशन एनर्जी दी, क्या सप्लाई हुई इसको? आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ गया। ठीक है, ये पहले यहां पे रखा था, अब ये उठ करके बाहर आ गया। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने दोस्त को बुलाने गए, आपके दोस्त को आपने एफर्ट या एनर्जी दी और वो अपने घर से उठ करके बाहर आ गया आपके साथ, वैसे यहां पर हुआ।
लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है। क्यों इतनी आसान नहीं है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है? इस इलेक्ट्रॉन पर सेंटर से एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है अपने पास इसका नाम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि सभी पर लग रहा है, सिर्फ इसी पर नहीं लग रहा है, ये सभी पर लग रहा है अंदर की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगता है, जो कि आपके पास किसी स्पेस में किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो मैं इसको लिख सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कौन सा है अपने पास? ये अट्रैक्शन का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इसका अपने पास जो वैल्यू है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से। ठीक है, और इसके साथ साथ एक यहां पर कांस्टेंट भी लगा हुआ होता है, तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है वो इसके बारे में जानते ही होंगे, वेयर K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बारे में अगर आपके मन में काफी सारी क्यूरियोसिटी है तो वो सारी क्यूरियोसिटी 12th में आपकी दूर कर दी जाएगी, बिकॉज 12th क्लास में पहला चैप्टर ही फिजिक्स का वो आएगा जिसमें आप इस K के बारे में पढ़ोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला पूरा चैप्टर इसी के ऊपर चलेगा। तो देखो, हम लोग यहाँ पर जिस चीज की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैंने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन उठ करके एटम से बाहर आ गया, लेकिन ये एटम आपसे मेहनत करवाएगा। क्यों मेहनत करवाएगा? मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपसे मेहनत करवाएगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इस पे फोर्स लगा रखा है। न्यूक्लियस की परमिशन के बिना आप इसे ले जा ही नहीं सकते हो, इसीलिए तो आपको क्या देनी पड़ी? एनर्जी देनी पड़ी। तभी तो आपका दोस्त क्या करा? आपका दोस्त बैक डोर से आया और आपको यहां से निकाल करके ले गया, क्योंकि ये जो है आपके जो पापा हैं या जो फादर होते हैं हमारे, वो फैमिली के न्यूक्लियस होते हैं, उन्हीं के अराउंड जो इर्द गिर्द है वो चीजें घूमती है। वैसे आज की डेट में उल्टा मम्मी के अराउंड घूमती है, पर मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ जहां पर पापा लोग काफी स्ट्रिक्ट है। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि पापा की परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अगर ये पापा की परमिशन लेता तो हो सकता है इसको जरूरत से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है और उसके बाद भी क्या पता इसका काम ना बनता। ठीक है, इसलिए इसने ये वाला रास्ता चुना और इसको उठा करके यहां से ले गया। अभी ये चीज आपको और बेहतर समझ आएगी जब हम आगे फैक्टर्स पढ़ेंगे, वहां पर भी शील्डिंग इफेक्ट जैसी नाम की एक चीज आएगी, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा शील्डिंग क्या होती है, अगर आपके मन में ये चीज बैठ गई तो देखो, जो डेफिनेशन आपको दे रखी है, अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन आपसे क्या कहना चाह रही है। सबसे पहले डेफिनेशन ये बोलती है कि आपका जो एटम है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड मींस नॉन बॉन्डेड स्टेट में होना चाहिए। अभी नॉन बॉन्डेड स्टेट क्या है? जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, सोचो आपको ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऑक्सीजन का एटम तो आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ डाईएटमिक मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में से पहले ऑक्सीजन एटम को अलग करेंगे, फिर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ना कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में लगे हुए ऑक्सीजन से ही निकाल देंगे। मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन अपने पास क्या होती है? एक डायटोमिक गैस होती है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जब तक ये अपने पास ऑक्सीजन कैसे है, अभी अपने पास ये बॉन्डेड स्टेट में है, तो जब तक ये बॉन्डेड स्टेट में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहां से क्या करेंगे? यहां से दोनों ऑक्सीजन को अलग करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन अलग हो जाए और अगला वाला ऑक्सीजन एटम अलग हो जाए, और फिर आप अब जो भी एनर्जी दोगे वो इन दोनों के ऊपर अप्लाई करोगे, तभी माना जाएगा कि ये क्या थी? अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी थी। ठीक है, बॉन्डेड स्टेट में नहीं देनी है। कौन से स्टेट में देनी है इनको? आइसोलेटेड स्टेट में। ये आइसोलेटेड है, एक दूसरे से अलग हो गए, ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए। होगा क्या? सबसे पहले अगर आपके पास मेटल एटम, अगर आपके पास कोई भी एटम है वो अपनी गैसेस स्टेट में नहीं है, हो सकता है वो किस में रहा हो? आपके पास सॉलिड स्टेट में रहो। तो पहले हम लोग इसको किस में लेकर के आएंगे? हम लोग इस m को लेकर के आएंगे इसके गैसेस स्टेट में। तो इसके लिए आपको इसको एक एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी का नाम होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्यों? सॉलिड स्टेट से गैस, सॉलिड स्टेट से अगर गैस में जाना है तो इस प्रोसेस को क्या कहते थे? सब्लिमेशन कहते थे। और अगर सब्लिमेशन कहते थे तो फिर इसका नाम क्या होना चाहिए अपने पास? इसका नाम होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, एंथैल्पी को हम लोग केमिस्ट्री में H से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन है ये, कभी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझा दिया जाएगा H मींस एंथैल्पी। अभी आपके पास गैसियस स्टेट में आ गया, और गैसियस स्टेट में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब आप इस गैसियस एटम के ऊपर करोगे ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको क्या प्रोवाइड कराओगे आप? इसको प्रोवाइड कराओगे आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा M पॉजिटिव गैसियस आयन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? M पॉजिटिव गैसियस आयन में। लेकिन इसके लिए क्या लगी होगी? इसके लिए लगी होगी यहां पर अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसके साथ साथ क्या बाहर फेंक दिया होगा इसने बाहर फेंक दिया होगा यहां पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब जो आप यहां पर एनर्जी दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो यहां पर? आप यहां पर दे रहे हो एनर्जी। इस एनर्जी को प्रोवाइड कराने के हमारे पास अलग अलग सोर्सेस होते हैं, मींस अलग अलग तरीके होते हैं। एनर्जी का मतलब आप यहां पर यह मत समझना कि एनर्जी का मतलब है सिर्फ हीट करना, वो भी एक वन ऑफ द मेथड हो सकता है। मतलब हमारे पास थर्मल, हम लोग यहां पर इसको हीट करके भी बाहर निकाल सकते हैं, बट इसके अलावा भी काफी सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके एटम से बाहर फेंक दिया जाता है। तो उसके पीछे आप जो भी वर्क करोगे
जो भी वर्क होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है बॉडी में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखो अपने पास से जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हीट देंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, अपने पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, क्योंकि कुछ बच्चे अपने पास इस चीज को लेकर के भी क्यूरियस रहते हैं कि सर ये हो कैसे रहा होगा। तो देखो कैसे हो रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड, कि जो अपने पास मेथड है क्या होगा और किन किन चीजों में ये यूज्ड होते हैं, ठीक है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और उसके पीछे इधर मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन, मतलब ये जो टेक्निक है, टेक्निक काम कैसे कर रही है प्रॉपरली, अगर इसको देखा जाए तो। सो मेथड हो गया, यूज्ड इन हो गया, और उसके पीछे हो गई यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन। चलो ठीक है, देखो सबसे पहला जो मेथड होता है, सबसे पहला मेथड आपके पास एक हो सकता है फोटो आयनाइजेशन। क्या हो सकता है मेरे पास यहाँ पर, फोटो आयनाइजेशन। ये आपके पास फोटो आयनाइजेशन एक मेथड हो सकती है। दूसरा मेथड आपके पास क्या हो सकता है, दूसरा मेथड हो सकता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्साइट करते हैं तो उससे भी बाहर आ जाता है, इसी को हम लोग फील्ड आयनाइजेशन भी कहते हैं। तो सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड हो सकता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको फील्ड आयनाइजेशन भी कहते हैं। और तीसरा तो जैसा मैंने आपको बताया थर्मो, तीसरा कौन सा हो गया, थर्मो आयनिक, हीट की हेल्प से थर्मो आयोनिक एमिशन। अब जो फोटो आयनाइजेशन होती है ना, देखो फोटो आयनाइजेशन जो होता है मेनली ये कम यूज करते हैं हम लोग, ये हम लोग यूज करते हैं अगर मेरे को स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में वहां पर यूज होता है। और कहां कहां यूज हो सकता है ये, और अपने पास यूवीज या एक्सरे, यूवी एमिशन या फिर एक्सरे एमिशन में भी यूज करते हैं। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड यूज किया जाता है, ये कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन आप करके अभी इसको कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स हैं, एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स काफी ब्रॉडर है, ठीक है। उनको अगर समझेंगे तो अभी आप उसको छोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन करके लिख सकते हो। और बाकी यूज्ड इसका कहां का हो सकता है, थर्मोआयनिक एमिशन का, एक तो आप इसको कैथोड्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, ये वहां पर भी यूज होता है अपने पास, थर्मोआयनिक एमिशन है जो विद द हेल्प ऑफ हीट जो होता है एमिशन। देखो फोटो आयनाइजेशन क्या है, फोटो आयनाइजेशन का मतलब है फोटो मींस होता है फोटॉन्स के लिए यूज हुआ है यहाँ पर, और आयोनाइजेशन। आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ रखा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था कि अपने पास जो इंसिडेंट रेडिएशन थी वो जाकर के अपने पास मेटल एटम पे टकराती थी और उसका जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो वहां से इजेक्ट हो जाता था, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको पता है कि भाई यहाँ पर मेरे पास फोटोन आएगा, फोटोन हिट करेगा, फोटोन हिट करने के बाद क्या होती है, उस फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कौन एब्जॉर्ब करता था, वो मेटल एटम एब्जॉर्ब करता था, और इसके बाद यहां से मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, रिमूव हो जाएगा। तो फोटो आयनाइजेशन के वक्त इस समय जितनी भी एनर्जी लगी होगी, यही एनर्जी आपकी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन तो सबको पता होती है, बट वर्क कैसे कर रही है इस पे किसी को भी नहीं पता, और ना लोग इस पे इतना ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। फिर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, इससे ना पोटेंशियल को डिस्टॉर्ट किया जाता है। इसके बारे में आप कभी और बेहतर तरीके से पढ़ोगे जब आप हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे, या फिर आपको फिजिक्स में भी इसका आंसर मिल जाएगा। और इसके बाद अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन टनल्स आउट। क्यों टनल आउट हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में वहां पे जो आपने पोटेंशियल में डिस्टॉर्टमेंट करी उसके कारण हुआ है। और लास्ट वाला जो कैथोड वाला आप देख रहे हो, ये तो बहुत सिंपल है, थर्मोआयनिक मतलब है हीट। तो आपने हीट दी होगी, हीट की वजह से क्या हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। किसकी बढ़ गई होगी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। और किसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने। और इसके बाद आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएगा, यहाँ से इजेक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीके हो सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वो जो एनर्जी है वो आएगी कहां से, तो ये अपने पास वो मेथड्स है वो आएगी कहां से, ठीक है। तो ये था आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी का एक अभी ओवरव्यू। और अभी आपको हर एक चीज और डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूं, तो इस पे बने रहे, इन चीजों को साथ साथ समझते रहे कि कैसे कैसे अपने पास ये पूरी बातचीत चल रही है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलते हैं अब इस चीज पर कि जो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल क्यों कर रहे हैं, पोटेंशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उससे भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए इसका नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मींस आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखो इसकी जो अपने पास सबसे ज्यादा जगह आप यूज करते हुए जो यूनिट देखोगे वो यूनिट अपने पास क्या रहती है, इसकी यूनिट आपके पास रहेगी जूल पर एटम,
क्या रहेगी अपने पास, जूल पर एटम, किलो जूल पर एटम या फिर कैलोरी पर एटम, कोई सी भी हो सकती है। तो अपने पास कई सारी यूनिट्स यूज होती हैं, यूनिट्स जो यहां पर यूज होंगी, जूल पर एटम भी हो सकती है, कैलोरी पर एटम भी हो सकती है, और उसके साथ साथ किलो जूल पर एटम भी हो सकती है। मोल की भी रहती है, पर मोल में भी रहता है, अभी पर मोल में भी बताता हूं पर मोल में कैसे आती है। पहले जूल पर एटम की बात कर लेते हैं, ठीक है। जूल पर एटम की होता क्या है, जनरली आप देखोगे कि जूल भी यूज होता है, लेकिन उसके साथ साथ ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी अब कई जगह यूज होने लग गया है। हाँ, एक यहां पर रह गई है, और वो कौन सी रह गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये भी कई जगह रहती है। तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो रिलेशन है आपको पता होना चाहिए, और मैं बता देता हूं। इसका जो रिलेशन है वो कुछ ऐसे काम करता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.609 इंटू 10 की पावर -19 जूल के, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.609 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये नंबर कैसे याद रहेगा, नंबर ऐसे याद रहेगा, अगर आप देखो तो ये जो चीज है मेरे पास, ये क्या था, ये आप था आपके पास कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज बनता था, 1.609 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये वही है, ठीक है, 1.609 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये आ गई आपके पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, ठीक। तो पर एटम का मतलब है एक एटम के हिसाब से लेकर के चल रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो गया, ये इसकी अपने पास यूज होने वाली ज्यादातर यूनिट्स हैं। और अगर आपको कभी और कुछ काम आएगा तो इसमें और क्या क्या काम आ सकता है, अब आपको पता है कि कैलोरी होती है, जो 1 कैलोरी किसकी इक्वल होती है, नियरली इक्वल होती है 4.18 जूल के, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आप वहां पर लगा सकते हो, ये भी आपको कभी कभी यूज करना पड़ सकता है। अब आ जाते हैं उस चीज पर जो कि रहेगी मोल के लिए। अदर यूनिट्स इसकी क्या होती है, कभी कभी ना मोल में भी दे दिया होता है, तो अदर यूनिट्स में आप पर मोल भी देखोगे शायद, कि जूल पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल या फिर कैलोरी पर मोल, अगर ये कभी आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, पर एटम का मतलब होता है एक एटम के लिए, लेकिन ये पर मोल कह रहे हैं, तो पर मोल में कितने एटम्स रहे होंगे, पर मोल में कितने एटम्स रहे होंगे, अवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो जो भी एनर्जी की वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना आप अवोगाड्रोस नंबर से। जैसे मैं एक ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एग्जांपल उठा लेता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 1.609 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम, इतना ही निकल करके आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कितना आ रहा है, 1.609 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम। 1.609 इंटू 10 की पावर -19, और एक में कितने होते हैं, एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। तो 1.609 इंटू 10 की पावर -19, और एक मोल में कितने एटम्स है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और यहां पर अब क्या लगना चाहिए, जूल पर मोल, ना कि जूल पर एटम। तो अब ये जो भी वैल्यू आएगी यहां से मल्टीप्लाई करके नियरली मेरे ख्याल से जो नंबर है शायद अपने पास इतना बनता था, ये 9.64 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 जूल पर मोल। और अगर आप इसको किलो जूल पर मोल में लेकर के आना चाहते हो तो किलो जूल पर मोल में कितनी हो जाएगी, 9.64। आपको भी पता है कि अगर किलो जूल में लाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किलो जूल में लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर 10 की पावर -3 से। क्यों, क्योंकि 10 की पावर 3 से डिवाइड करूंगा ना, एक किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, तो एक जूल के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 10 की पावर 3 और डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो 9.64 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, 1। और अब आपके पास ये आ गया किसमें, ये आ गया अपने पास किलो जूल पर मोल में। और बेहतर अगर इसको लिखना चाहूं तो आंसर मेरे पास फाइनली आ रहा है 96.4 किलो जूल पर मोल। तो ये तो हो गया आपके पास यूनिट कन्वर्जन की, यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबने पढ़ा हुआ है, तो मुझे भी लगता है कि आई होप आप सबको ये चीज आती ही होगी। आगे बढ़ जाते हैं अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज पर, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसकी मैंने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले। आपके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है अपने पास सक्सेसिव इन नेचर। सक्सेसिव का मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज सक्सेसिव इन नेचर। देखो सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। क्या बोला मैंने, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, मेरे पास यहां पर एक के बाद एक, एक के बाद एक का मतलब है कि एक ही साथ 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल दिए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल दिए जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पीछे दूसरा आएगा, जब दूसरा जाएगा उसके पीछे तीसरा आएगा, मतलब एक एक करके एनर्जी दी जाएगी, एक ही बारी में एनर्जी नहीं देनी है। मतलब पहले आपका जो दोस्त हो सकता है, आपके एक ही घर में 2 दोस्त रहते हो, तो पहले दोस्त को पहले बाहर लाएंगे, उसके बाद दूसरे को ले जाने के लिए फिर एफर्ट लगानी पड़ेगी, फिर से शुरू करना पड़ेगा, बैकडोर जाना पड़ेगा, उसको पीछे से निकालते हुए लेके आना पड़ेगा, और आपसे फिर से क्वेश्चन आंसर होंगे। मतलब आपको न्यूक्लियस फिर से रोकेगा जब आप अगला इलेक्ट्रॉन उसके पास से ले जाओगे। तो
तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है सक्सेसिव है नेचर में, तो सक्सेसिव होने का मतलब क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझना। मेरे पास जो मेटल एटम था ये आपके पास गैसियस था, आपने इसको क्या दी, आपने इसको दी पहली आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा M पॉजिटिव गैसियस आयन में, और इससे क्या बाहर निकल करके आ गया आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आ गया। अब उसके बाद अगर दोबारा से इसको आयनाइजेशन एनर्जी दे दी जाए, बट ये आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा M2 पॉजिटिव गैसियस आयन में, और यहां से वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। और इसके बाद एक बार और देंगे, अगर एक बार और देंगे और ऐसे ही करते ही चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते रहेंगे और इसके पीछे जो कटायन है वो बनते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर आता रहेगा, अपने पीछे कटायन बनता चला जाएगा। हुआ क्या, ये जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आई, अब शुरुआत होती है आपके पास एक उस पार्ट की जहां पे आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब मेरे पास यहां पर 3 आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, IE1, IE2 और एक है IE3, अगर और भी होते तो सो ऑन करके ऐसे भी आगे हो सकती हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी है, पहली, दूसरी या तीसरी, पहले आप लोग बताओ। पहली वाली ज्यादा होगी, दूसरी, तीसरी, कौन सी? देखो इसको समझो, ठीक है, रटना कुछ नहीं है, इसको समझो आप हो क्या रहा होगा, ठीक है, हो क्या रहा है। अगर मैं लिखूं आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक बहुत बढ़िया चीज होती है कि कैटायन बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे पास, कैटायन बन जाता है। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन इज फॉर्म्ड। तो अब आप जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना, अब आप इलेक्ट्रॉन एटम में से निकाल रहे हो, अब आप एटम में से ना निकाल करके इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल रहे हो, कैटायन में से निकाल रहे हो। और अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ पेरेंट एटम का साइज ज्यादा होता है या कैटायन का साइज ज्यादा होता है? एटम का साइज ज्यादा है, एटम के बाद बनने वाले कैटायन का साइज ज्यादा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कैटायनिक जो साइजेस है वो छोटे होते हैं और पेरेंट एटम का साइज बड़ा होता है। जो आपके पास कैटायनिक साइज है ये कैसा होता था, ये स्मॉलर होता है। किससे स्मॉलर होता है? अपने पेरेंट एटम से। और क्यों होता है, जिनको नहीं पता है वो जाकर के पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने वहां पर भी बताया भाई। ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो ना, इलेक्ट्रॉन निकालते ही जो उसके पास न्यूक्लियर चार्ज है उसमें तो कोई कमी नहीं आई, प्रोटॉन तो उतने ही है। अगर पहले 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, तो अब 10 ही है प्रोटॉन, बट इलेक्ट्रॉन 9 हो गए। तो 10 प्रोटॉन जब 9 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ज्यादा तेजी से खींच पाएंगे ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, कैटायनिक साइजेस क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और ये क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है इंक्रीज। किसमें इंक्रीज आ गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। मतलब सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है ना वो बढ़ गया। और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाओगे, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाओगे, साइजेस और क्या होने लगेंगे, और छोटे होने लगेंगे। तो अब मुझे खुद बताना ये चीज कि जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला था सबसे पहले वो एटम में से निकाला था, उसके बाद 1 पॉजिटिव में से, मतलब उसके कैटायन जो 1 पॉजिटिव है, और उसके बाद एक ऐसा कैटायन जो 2 पॉजिटिव है, तो ये तो और छोटा हो गया होगा ना। सबसे बड़ा साइज इसमें किसका है? इसका। तो यहां पर जो एनर्जी लगेगी कम लगेगी। इसका मतलब है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है इनकी वैल्यू क्या होने लगती है, अपने पास इंक्रीज होने लगती है। ये रहेगा आपके पास एनर्जी का ऑर्डर। और ध्यान रहिए एक जनरल ट्रेंड है। क्या है मेरे पास? ये मेरे पास एक जनरल ट्रेंड है ये, क्योंकि केमिस्ट्री में जहां भी किसी ट्रेंड की बातचीत होती है वहां एक्सेप्शन आ जाती है। जनरल ट्रेंड एग्जिस्ट करते नहीं है। जनरल ट्रेंड का मतलब ऐसा होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था, जितनी केमिस्ट्री अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से। कैटायनिक साइजेस छोटे होते हैं तो छोटा हो गया साइज, तो पहले से ज्यादा एनर्जी लगेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा। बट ये कैसी बातचीत है, ये अपने पास एक जनरल बात है। आई बात समझ में? कैसी बात हो गई, अपने पास एक जनरल बात हो गई। और इसी को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। और इसमें भी एक्सेप्शन है, भर भर के एक्सेप्शन है, सब कुछ आपको आगे कराया जाएगा। तो पढ़ाई में जो है वो आपको बने रहना है, पढ़ाई करते रहनी है। तो आई होप यहां तक अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कैसे काम करती है, एक साथ नहीं निकाले जाएंगे, एक के बाद एक निकाले जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, अगली चीज आपके पास वही होने वाली है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आयनाइजेशन एनर्जी को अपने पास इफेक्ट कर सकते हैं। चलो आयनाइजेशन इंथैल्पी देखते हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी में हमारे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे आयनाइजेशन इंथैल्पी को चेंज किया जा सकता है। सबसे पहला तो रहेगा अपने पास यहां पर न्यूक्लियर चार्ज। फिर न्यूक्लियर चार्ज के बाद अगर बारी आती है तो फिर यहां पर आना चाहिए एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज कह दें या फिर रेडियाई कह दें, जो भी आपको सही लगे। थर्ड चीज पर आ जाते हैं, ये रहेगा अपने पास पेनिट्रेशन इफेक्ट।
पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन। फिर फोर्थ वाला आएगा अपने पास यहां पर शील्डिंग इफेक्ट। और फिफ्थ में आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बस ऐसे ही होता है हमारे पास ये केमिस्ट्री में। शुरुआत में कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज पढ़ लो, और उसके बाद इसमें जो फैक्टर्स है वो बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है, बढ़ते कैसे चले जाते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एटॉमिक साइज देख करके या न्यूक्लियर चार्ज देख करके आपके सारे के सारे आंसर्स निकल रहे होंगे। जहां पे एक्सेप्शंस आती हैं, एक्सेप्शंस को जब रूल आउट करना होता है या उनको पढ़ना होता है, तो फिर वहां पर हमें इन सबका एक मल्टीपल जो इफेक्ट है इसको देखना पड़ेगा। इनका एक हम लोग कंबाइंड कंक्लूजन जो है निकालते हैं, उसके बेसिस पे फिर आपका जो आंसर है उसको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो हर जगह सारे फैक्टर्स आपको नहीं लगाने होंगे। ठीक है, हम लोगों के पास जो जनरल रूल होता है, जनरल रूल की मैं बात बता देता हूं। जनरली क्या होगा, आपका इन दो से आंसर निकल जाएगा, पहला वाला दूसरा वाला, मतलब न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एंथैल्पी को अगर आपको कंपेयर करना है तो दीज टू फैक्टर्स जो है आपके लिए इनफ रहेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट जहां पर जो ट्रेंड है मेरे पास, कहीं पे ट्रेंड ब्रेक होकर के कोई एक्सेप्शन की तरफ जा रहा होगा, तब आपको फिर इन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड ब्रेक ही इस कारण होता है कि एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर है, एटॉमिक साइज के ऑर्डर के क्या पता वो रिवर्स चला गया हो, उसको अभी आगे समझेंगे क्या है। तो फैक्टर जो है, फैक्टर्स आपको सपोर्ट करते हैं कि कैसे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी को कोई भी दो एलिमेंट्स की कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज पे पढ़ते हैं। न्यूक्लियर चार्ज से आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे इफेक्ट होती है। देखो, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि सेंटर से पुल कितना लग रहा है। सीधी सी बात है, अगर मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगेगा तो मुझे बताओ, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिमूवल की जो ईज है, इसका मतलब होता है कितनी आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते थे। अगर मैंने न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिया तो आपके पास जो ईज है फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बढ़ेगी या कम होगी? ये आपके पास कम होने लग जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने से जो ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, अपने पास ये क्या होने लग गई? ये अपने पास कम होने लग गई। मतलब जब आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से बांध के रखता है, टाइटली बांध के रखेगा। तो इसका मतलब है अब कम एनर्जी पे काम नहीं चलेगा, आपको जो एनर्जी है वो थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने से होता क्या है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने से ना ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास कम होने लगती है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी जो है अपने पास वो क्या करने लग जाती है? वो इंक्रीज करने लग जाती है। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी भी अपने पास बढ़ने लगती है। अभी जो बातचीत हो रही है ये अपने पास कहां पे हो रही है? विद इन अ पीरियड। क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में तो सीधी सी बात है, ग्रुप में साइज ही बढ़ जाता है, तो वहां पर ये वाला फैक्टर आपके ज्यादा काम नहीं आएगा। ये फैक्टर मोस्टली आपको कहां पर काम आएगा? विद इन अ पीरियड। ये वाला फैक्टर आपको ज्यादातर आंसर वहां निकाल करके देगा जहां पर एक ही पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, ग्रुप में क्यों नहीं होता है? क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, देखो जब हम लोग ग्रुप के ट्रेंड को देखेंगे तो अगर किसी का ग्रुप सेम है, पर ऑब्वियसली बात है पीरियड ही चेंज हो गया होगा। अगर किसी का पीरियड चेंज हो गया तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी चेंज हो जाएंगे, तो साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, वहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज है, वहां पे न्यूक्लियर चार्ज को आप नहीं भी स्टडी करोगे तो पहले ही आंसर निकल करके आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक साइज। पर पीरियड में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है न्यूक्लियर चार्ज की। अब न्यूक्लियर चार्ज आपको पता ही होगा, एक पीरियड में अगर मैं लेफ्ट टू राइट बढ़ता हूं तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही रहता है। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, आप आगे जाओगे। मैं अभी कोई ट्रेंड नहीं बना रहा हूं, मैंने बोला है मैं ट्रेंड आपको सबसे आखिरी में कराऊंगा, जब मैं आपको सारे फैक्टर्स बढ़ा दूंगा उसके बाद ही ट्रेंड को देखेंगे। क्योंकि सिर्फ एक ही या दो फैक्टर्स पढ़ने से आप ट्रेंड नहीं समझा सकते हो। ट्रेंड जहां ब्रेक होता है उसको ब्रेक होने के लिए ही आपको ये फैक्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो सबसे आखिरी में करेंगे। ठीक है, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है अपने पास? 3। तो इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कितना है? +3। बेरिलियम का +4, +5, +6, +7, +8। तो इस वाले न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। न्यूक्लियर चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। जो भी आपके एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है आप उसी को न्यूक्लियर चार्ज समझ सकते हो। क्योंकि न्यूक्लियस पे कौन बैठा हुआ है जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को? प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो पूरा न्यूक्लियर जो पुल लगता है वो आपके पास प्रोटॉन्स के कारण लगता है, ऐसा भी आप कह सकते हो। एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियाई पर आ जाते हैं। ठीक है, देखो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियाई की बात करी जाएगी तो जैसे जैसे मेरे पास साइज बढ़ेगा एटम का, ऑब्वियसली बात है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से उतना दूर होता चला जाएगा।
तो एटॉमिक साइज बढ़ाने से अपने पास क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ाने से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है या जो आउटरमोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से उतनी ज्यादा दूर हो जाएगी। तो आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस, ये भी क्या होने लग जाएगा, ये बढ़ने लग जाएगा। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा भाई वैसे वैसे आपका फायदा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपको कम देनी पड़ेगी। तो मुझे बात ये समझ आई कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होने लग जाती है, आपके पास डिक्रीज होने लग जाती है। इसके पीछे दो रीजन है। इसके पीछे पहला रीजन तो यह है कि आपके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर चला गया। ठीक है, वो दूर चला गया वहां पर, और जब वो उससे दूर चला गया तो अब अपने पास जो एनर्जी है वो इस बात पे डिपेंड करती थी कि वो इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बंधा है न्यूक्लियस से। तो जो जितना बाहर है उस पर उतना कम न्यूक्लियर पुल लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है ना तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इनर में से नहीं निकालते हैं। अगर मेरे पास फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड शेल है तो मैं जब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा मैं थर्ड शेल से ही निकालूंगा, और इसी को ही आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जब ये थर्ड में से निकलेगा, अगर किसी के पास तीन शेल है तो आउटर मोस्ट में से निकालेंगे। तो जितना दूर है उतना कम इस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के साथ जो बंधा हुआ होता है, ये किस फोर्स के साथ बंधा हुआ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बात सारी ये होती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसका अपने पास जो मैग्नीट्यूड है घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा मींस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी इसका मैग्नीट्यूड उतना ही कम निकल करके आएगा। और अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या रहता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इट इज गिवन बाय के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 का मतलब है यहां पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, Q1 मतलब पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 मतलब सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड, एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है, ये जितनी ज्यादा होगी डिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम है और आपको उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी अब उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए। ये अभी सिर्फ एक आपका जनरल ओवरव्यू चल रहा है, अभी ट्रेंड को मैं कहीं भी डिस्कस नहीं करूंगा, ट्रेंड सबसे आखिरी में देखेंगे। देखो अब यहां पर आप ध्यान से समझना, थर्ड फैक्टर पर आ जाते हैं। ये है मेरे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसे काम करती है। पहली बात, सारी फैक्टर्स हर जगह नहीं लगेंगे, मैंने पहले भी बोला है, जहां जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से आंसर अपना बनाएंगे वहां पे। पेनिट्रेट करने का मतलब ये होता है कि आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इस बोर्ड में ड्रिल कर रहा हूं तो मैं ड्रिल करके कहां तक जा सकता हूं, हाँ बिल्कुल, कि कितना डेप्थ में आप जाओगे, कितना डीपली पेनिट्रेट करोगे। तो ये फिर वही, हाँ हाँ सही है सही है। तो पेनिट्रेट करने का मतलब होता है कि अगर आप यहां पे देखो, ये मेरे पास जो बोर्ड है, अगर मैं इस पे ड्रिल करूं तो ड्रिल करके मैं कितना डीप यहां पर जा सकता हूं। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि आप कितना अंदर तक जाने की बात कर रहे हो। अब इसमें भी एटम जो होता है, अगर मैं एटम की बात करूं, चलो मैं थोड़ी देर के लिए आपको कहता हूं, अपने पास एस भी होती है, पी भी होती है, डी भी होती है, एफ भी होती है। अब ये जो मैंने चार नाम लिए हैं ये क्या थे, एस पी डी एफ क्या है आपके पास, ये है आपके पास सबशेल्स के नेम। एस बी होगी, पी भी होगी, डी भी होगी, एफ भी होगी। अब इसमें जो एस है, पी है और डी है, ठीक है, अब हो सकता है कि चलो मैं बात कर रहा हूं मैं थर्ड शेल पे हूं या मैं फोर्थ शेल पे हूं, तो उस पे एस भी है, पी भी है, डी भी है। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन एस में से निकाल रहे हो, पी में से निकाल रहे हो, डी में से निकाल रहे हो, इस पे भी तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि शेल में से थोड़ी जाएगा इलेक्ट्रॉन, शेल की सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सबशेल के अंदर तो ऑर्बिटल होती है। तो इनमें से न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होती है, फिर उसके बाद पी होती है, डी होती है, और फिर अपने पास कौन सी होती है, एफ। इसका मतलब आपसे सबसे ज्यादा मेहनत कौन करवाएगी, एस वाली सबशेल। जैसे जैसे आप एस सबशेल की तरफ बढ़ोगे, एस सबशेल का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो कैसे अपने पास सबसे कम है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी अपने पास क्या हो जाएगी, अपने पास इंक्रीज होती हुई चलेगी जैसे जैसे मैं एस को अप्रोच करूंगा। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है वो बढ़ेगा। तो सबसे पास कौन बैठा हुआ है न्यूक्लियस के, एस वाली सबसे पास बैठी हुई है, तो आपसे सबसे ज्यादा मेहनत करवाएगी फिर ये। तो मोर क्लोजर द सबशेल,
ग्रेटर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो भाई आपको ये बात यहां पे ध्यान रखनी है कि जितनी ज्यादा सबशेल न्यूक्लियस के क्लोज होगी उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी आगे रहेगा जब आप एक पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ोगे जहां पर हमारे पास बेरिलियम और बोरॉन का केस बनेगा। तो अभी बेरिलियम और बोरॉन में आपको ये समझाया जाएगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट आया समझ में। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आऊंगा तो मैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अप्रोच तो यहीं से करूंगा ना, डी की तरफ से अप्रोच करूंगा। तो अब यही बात है मैं कितना अंदर तक जा सकता हूं, मतलब मैं न्यूक्लियस के कितना करीब जा सकता हूं। मैं न्यूक्लियस के जितना क्लोज जाने की कोशिश करूंगा मुझे एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब एस में से अगर निकालूंगा तो एस वाली हमेशा मेहनत करवाएगी। ठीक है, यहां पर क्या लिख रहे हैं हम लोग इसमें, फॉर अ पर्टिकुलर शेल। इसको ऐसे कंपेयर मत करना, कहीं आप कह रहे हो कि मेरे पास एक जगह 3s है और एक जगह 4p है। ठीक है, कि मतलब मैं एक जगह इलेक्ट्रॉन 3s में से निकाल रहा हूं और एक जगह इलेक्ट्रॉन 4p में से निकाल रहा हूं। इनके बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि 4p का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठा हुआ है, फोर्थ शेल में। तो फोर्थ शेल थर्ड के बाद ही होगी। मैं वहां पर बात कर रहा हूं जहां पर अपने पास शेल जो है वो सेम रहते हैं, जैसे 3s 3p और ये 3d है। तो इनकी जब तक आपके पास शेल सेम है तब हम लोग सबशेल वाला फैक्टर वहां पर इंट्रोड्यूस कराएंगे, 3s 3p 3d वाला। शेल ही बदल गया तब तो आप फिर उस वाले पार्ट पर आ गए कि अपना एटॉमिक साइज ही चेंज हो गया। हाँ 12sp कर दो उसको। बहुत बहुत बढ़िया चीज पूछी है। 3s इंटू 4p है, इसका आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, 12sp। बिल्कुल, ये मैथ चल रही है ये। अरे ये मैंने कंपैरिजन बताया था ये। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये लो, कौन बताएगा मेरे को। साइन एक्स अपॉन एन प्लस 1 है, आपको प्रूव करने के 7 के इक्वल है। नहीं 500 रुपए तो मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास है भी नहीं। हाँ वो ले जा लेना। आपको प्रूव करना है कि साइन एक्स अपॉन एन प्लस 1 इक्वल्स टू 7 है। कौन मेरे पास आज मेरे को इसका आंसर बताएगा। कर लो, एलसीएम एलसीएम कर लो। और इसको कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है जो कि हमारे पास 7 से 12 के बीच में पढ़ रहा है, कोई भी बच्चा। अरे लॉकडाउन किड्स के लिए ये क्वेश्चन, लॉकडाउन किड्स ही कर सकते हैं इसको, क्योंकि लॉकडाउन वालों ने पढ़ाई तो करी नहीं, तो उनको क्या पता मैथ्स क्या होती है। जैसे ये 3s इंटू 4p 12sp हो गया, ये हो जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, और सिद्धार्थ कर लेगा इसको, मुझे पूरा यकीन है। बताओ कौन करेगा इसको, कैसी बात कर दी। एन की वैल्यू दे दें, देखो मुझे बताओ, साइन एक्स अपॉन एक्स से लिखा हुआ है या एस आई एन एक्स अपॉन एन है, प्लस 1 है ये। ठीक है, ये एन से एन कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 6 प्लस 1। मुझे बताओ 6 प्लस 1 कितना होता है, 7। ये था यहां पर। मैंने कब बोला मैथ्स का क्वेश्चन है, मैंने बोला ही नहीं। अगर कर दिया तो फिर तो रहने दो। मैंने कब बोला ट्रिग्नोमेट्री, मैंने बोला ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री, कहां बोला। कॉमन सेंस, ये वही चीज, ये जो भी सिद्धार्थ ने करवाया ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछना, मुझे याद आ गया। अगर वैसे करोगे ना, वैसे तो इस जन्म में तो नहीं होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये देखो, ये है आपका कॉमन सेंस। हो तो गया 6 प्लस 1 7। मुझे मत कहना कि ये ऐसे नहीं होता है। और क्या चाहिए बताओ। फोर्थ फैक्टर आप लोगों के पास आ रहे हैं पर, शील्डिंग इफेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, शील्डिंग इफेक्ट को। ज्यादातर जो एक्सेप्शंस होते हैं अपने पास, अगर मैं स्पेशली बात करूं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज्यादातर जगह जो रीजन है वो शील्डिंग इफेक्ट निकल करके आती है। अब आप इस शील्डिंग को समझो, शील्डिंग क्या है। सोचो अपने पास ये क्लासरूम है, ठीक है, ये क्लासरूम में यहां पर आपके पास कौन खड़ा होगा, सबसे आगे टीचर, और ये अपने पास बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं अपने पास, जो लास्ट वाली रो है, इस लास्ट वाली रो में आपने कई सारे स्टूडेंट्स बैठा रखे होंगे, उससे पहले भी होंगे यहां पर। और हमारे पास ये आखिरी में बैठे हुए हैं 2 बच्चे। ठीक है, ये लास्ट में 2 बच्चे बैठे हुए जो कि अपने बिल्कुल बैक बेंचर है आखिरी में। अब जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर का जो मोस्टली ध्यान है, टीचर का मोस्टली ध्यान कौन सी सीट तक रहेगा, ज्यादा से ज्यादा सेकंड और थर्ड तक ही जा पाएगा, क्योंकि क्लासरूम का साइज जितना बड़ा होगा टीचर की अप्रोच वहां तक नहीं पहुंच सकते, मतलब उसका इन्फ्लुएंस ही नहीं है उन स्टूडेंट्स पर जो कि आउटर मोस्ट रो में बैठे हुए, या मैं कहूं जो कि बैक बेंच पे बैठे हुए।
यही सेम चीज आपके पास एटॉमिक साइज में भी होती है, एटम के अंदर भी होता है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगती है अपने पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, यही तो होता है। तो न्यूक्लियस को जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगानी है ना सबसे बाहर वाले पे, तो उसके बीच में आ गए ये लोग। कौन आ गए उसके बीच में? ये इनर वाले, इन सबको खींचेगा। अब इसके बाद ये कहीं अपने पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहां तक पहुंचा पाएगा, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगी, क्योंकि ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से तो इन सब पे भी मेरे को यही बनाना चाहिए, ठीक है। तो क्या आपके आउटर मोस्ट वाले शील्ड हो गए? ठीक है, शील्ड होने का मतलब है कि यहां पर अपने पास एक स्क्रीन बन गई। देखो इसको शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है। बात एक ही है, स्क्रीन मतलब पर्दा। तो ये एक स्क्रीन बन गई। किसकी स्क्रीन बन गई? इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीन बन गई। और इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीन ने इलेक्ट्रॉन्स को ही शील्ड कर दिया। और किससे शील्ड कर दिया? न्यूक्लियस से शील्ड कर दिया। अब न्यूक्लियस चाह करके भी आउटर मोस्ट को नहीं देख पा रहा है, या मैं कहूं जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए उतना नहीं लग पा रहा है। अब ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में अगर पीछे कोई बैकडोर है तो ये बैकडोर से क्या होगा? बैकडोर से इसका दोस्त आएगा और ये कहेगा इसको चल भाई चलते हैं, कहेगा बहुत बढ़िया बात है, ये निकल जाएगा यहीं से। क्या टीचर को पता भी चलेगा कि वो चला गया? नहीं पता चलेगा। और क्या इसको टीचर की परमिशन लेने की जरूरत पड़ी? नहीं, क्योंकि आखिरी में बैठा हुआ था। नीचे से झुक के जाएगी ना, सर ने देख लिया मारेंगे नहीं दिखता है अभी जब कॉलेज में जाओगे ना पता चल जाएगा। तो ये यहां से बैकडोर से निकला, चला गया, गायब हो गया, किसी को नहीं पता चला। अब क्यों नहीं पता चला? क्योंकि क्लास का साइज ही इतना बड़ा है और ऊपर से आपकी जो सेकंड लास्ट रो है उससे पहली वाली रो है, उसने लास्ट वाली रो को शील्ड कर दिया। बस ऐसा ही एटम के अंदर भी होता है। अगर आपके किसी भी एटम में शील्डिंग हो रही होगी ना, तो शील्डिंग में क्या होगा? जो इनर मोस्ट सबशेल की ऑर्बिटल्स है वो आउटर मोस्ट वाले को शील्ड कर देंगी। तो वहां का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं उस पर फोर्स नहीं लगेगा, उस पर फोर्स लग रहा होगा पर उतना इफेक्टिवली नहीं लग पाएगा। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपके पास शील्डिंग अच्छी है, दो तरीके की शील्डिंग हम लोगों को पढ़नी है। अगर आपके पास शील्डिंग अच्छी है तो इफेक्टिव शील्डिंग से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर जो न्यूक्लियर पुल है वो कैसा लगता है? वो कम लगता है। तो न्यूक्लियर पुल ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होने लग जाएगा मेरे पास? ये डिक्रीज होने लग जाएगा। अगर शील्डिंग बहुत अच्छी करा दी, बहुत अच्छे से इसके चारों तरफ स्क्रीन बना दी, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को नजर ही नहीं आएगा। तो आपके पास यहां से ना एक टर्म बनती है और उसका नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि अब आउटर मोस्ट वाले के लिए जो न्यूक्लियर पुल है वो चेंज हो रहा है ना, तो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको लगेगा ही नहीं यार मेरा टीचर इतना स्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है इनका टीचर स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो इनसे बात भी कर सकता है, इनको देख भी सकता है, रोज पूछ रहा है होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा, और बाहर भी नहीं जाने दे रहा, पर इसको लगेगा मेरा टीचर लीनियंट है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इस न्यूक्लियस की एफिशिएंसी बदल गई। इसका मतलब है क्या बदल गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है हमारे पास इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब है उस समय कितना अवेलेबल है। तो इस समय जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना निकल करके आएगा मेरे पास? जो भी आपके पास न्यूक्लियर चार्ज है इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं शील्डिंग इफेक्ट को, सिग्मा स्टार। ये सिग्मा स्टार आपको किसके बारे में बता रहा है? यहां पर शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। तो न्यूक्लियर चार्ज जनरली किसके इक्वल होता है मेरे पास? Z के, ठीक है। Z का मतलब है एटॉमिक नंबर के, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम लोग यहां पर? सिग्मा स्टार, ठीक है। ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहां पर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो अगर आपके पास देखो शील्डिंग अच्छी हुई है, तो शील्डिंग अच्छी होने से क्या होता है? शील्डिंग अच्छी होने से जो न्यूक्लियर पुल है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो डिक्रीज होने लगता है। या मैं बोलूं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू अपने पास क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन शील्डिंग। जैसे जैसे शील्डिंग बढ़ाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने लगेगा। अब आप ही मेरे को बता दो, आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? कम देनी पड़ेगी। तो अगर आपकी शील्डिंग अच्छी है तो शील्डिंग अच्छी होने से जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू क्या होने लगती है अपने पास? कम होने लग जाती है। तो अब आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, या मैं कहूं कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए।
आउटर निकालेंगे आउटर मोस्ट में से, शील्डिंग तो इनर वाले कराएंगे ना। ये आपके पास ये जो इनर वाले इन्होंने शील्ड कर दिया, ये यहां पर ये जो शील्ड बन गई है ना, इस शील्ड की वजह से क्या हो रहा है, इस शील्ड की वजह से जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स है वो दिख ही नहीं रहे हैं। किसको नहीं दिख रहे हैं, आपके न्यूक्लियस को नहीं दिख रहे हैं, या उन पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था उतना नहीं लग पा रहा है, तो इसलिए अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को Z इफेक्टिव लिखा जाएगा। Z का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल्स टू द न्यूक्लियर चार्ज माइनस दैट शील्डिंग कांस्टेंट, कि वहां पर वो शील्डिंग कांस्टेंट कितना था। ठीक है, इफेक्ट नहीं कांस्टेंट ये रहता है। इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, बट वो क्या रहता है कि उसको अभी हम यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, शील्डिंग में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिपेल भी कर रहे होंगे ना, साइज उससे भी बढ़ेगा ही ऑटोमेटिकली, उसने काम तो साइज बढ़ाने का ही करना है। तो हमें बस ये देखना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इससे बच क्यों पा रहा है। ठीक है, तो वो साइज के लिए रहता है, यहाँ पे उस वाले को इंक्लूड नहीं करना। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले फैक्टर को देखना आप, हमारे पास कुछ स्पेशल कन्फिग्रेशन है जिनको हम लोगों ने कैसा माना हुआ है, स्टेबल। क्या आपको पता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में कौन कौन सी कन्फिग्रेशन आती है? बिल्कुल, एक तो आती है हाफ फील्ड और एक आती है अपने पास फुली फील्ड। ठीक है, हम लोग यहां पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अंडर अगर देखा जाए तो हमें इलेक्ट्रॉन निकाल करके लाना है। फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है ये दो तरीके की होती हैं। फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन कौन रखते हैं अपने पास? एक तो रखते हैं नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस में जो फुली फील्ड है ना, नोबल गैसेस में फुली फील्ड होने का मतलब है शेल पूरा भरा हुआ है। जैसे थर्ड शेल है तो थर्ड शेल में एस बी होगी, पी बी होगी, डी बी होगी, तो उसका एस पी और डी पूरा भर जाएगा। ठीक है, नोबल गैसेस में क्या होता है, नोबल गैसेस में शेल्स फुली फील्ड होते हैं। कौन फुली फील्ड होता है अपने पास? शेल्स। लेकिन एक फुली फील्ड कन्फिग्रेशन ना एक तरीके की और भी होती है। ठीक है, एक तरीके की और भी होने का मेरा मतलब यहां पर यह है, जैसे मैं कहता हूं कि अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आप एग्जांपल लो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पहली सीरीज है, पहली सीरीज कौन सी होती है अपने पास? वहां पर जो 3D वाली होती है उसमें कन्फिग्रेशन कहां से शुरू होती थी? आर्गन, फिर 4s2 और उसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पर भरते थे अपने पास? डी में। अब अगर किसी की कन्फिग्रेशन ऐसी है, आर्गन 4s2 3d10 है, आर्गन 4s2 3d10 जो कन्फिग्रेशन है स्लिट में किसकी है अपने पास? जैसे जिंक, ये जिंक का कन्फिग्रेशन है, आर्गन 4s2 3d10। इसकी ना डी पूरी भर गई। कौन पूरा भर गया? इसका डी। ये इसका पेनल्टीमेट शेल है। पेनल्टीमेट शेल में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो 4s है वो बाहर होगी और 3d कहां होगी? अंदर होगी। ठीक है, थर्ड शेल में डी तक ही जा सकते हैं। थर्ड शेल में कहां तक जा सकते हैं? डी तक, क्योंकि 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा। लेकिन जो 4 है, 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है, लेकिन 4f भी है। तो मैं इसको वो वाली फुली फील्ड नहीं कह रहा हूं जो नोबल गैसेस की है, क्योंकि नोबल गैसेस का फुली फील्ड होने का मतलब है फिर फोर्थ शेल भी पूरा भरता। पर यह भी कैसा कन्फिग्रेशन है अपने पास? एक फुली फील्ड है। क्यों फुली फील्ड है? क्योंकि इसने अपना जो 3d है ना, मतलब इसने अपना थर्ड शेल पूरा भर दिया, और जो 4s है मतलब जो s सबशेल है उसमें 2 आ रखे, तो इसकी d सबशेल जो है वो फुली फील्ड है। ठीक है, थर्ड शेल की d सबशेल फुली फील्ड है, तो ये हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में आती है। अब आ जाते हैं हाफ फील्ड पर। हाफ फील्ड में क्या क्या हो सकती है? हाफ फील्ड में p3 हो सकती है, क्योंकि p में टोटल 6 आते हैं तो किसी के पास 3 है तो हाफ फील्ड। d में टोटल 10 आते हैं तो अगर 5 है तो भी हाफ फील्ड कहेंगे, और f में टोटल कितने आते हैं? 14। और अगर किसी के पास f में 14 की जगह 7 है तो ये भी कैसी हो जाएगी उसके लिए? हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड के लिए रूल ये है p3 d5 f7। और जो फुली फील्ड है, एक तो होता है नोबल गैसेस का केस। अब नोबल गैसेस की स्टडी ही बिल्कुल अलग करी जाती है, बिकॉज आपको भी पता है इनका जो साइज है वो जरूरत से ज्यादा होता है, तो इनकी आयनाइजेशन जो एनर्जीज है उसमें भी जो ट्रेंड है वो बहुत ही एक अलग सा और एक काफी ज्यादा वेरिएशन के साथ निकल करके आएगा, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो जहां भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल बनती है ना, ये आपसे मेहनत करवाएगी। क्यों मेहनत करवाएगी? क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहता है। अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए हो, ठीक है, स्टेबल होने का मतलब है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेस अभी चाहिए थे लाइफ को बढ़िया चलाने के लिए, वो सारे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपसे उनमें से कोई एक रिसोर्स छीनेगा, अगर आपसे कोई भी एक रिसोर्स ले जाना चाहेगा, वो कुछ भी हो सकता है, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी आएगी? नीचे आएगी। तो भाई इंसान परेशान हो जाएगा। अपने पास किसी का बैंक बैलेंस है, ठीक है, वो 2 करोड़ रुपए का, एक एग्जांपल के लिए, पर बात यह है कि उस 2 करोड़ की वजह से वो स्टेबल हो रखा है। ठीक है, भाई उस इंसान ने अपनी एफडी डाली हुई है
उस एफडी के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी जो लाइफ है बढ़िया चल रही है, इसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ किस पे रिलाई कर रखे हैं, उन 2 करोड़ रुपए की एफडी पर। लेकिन अब आपने अपने दोस्त से वो पैसे उधार मांग लिए, आपने बोला कि भाई एक काम कर मेरे को 50 लाख रुपए दे दे। तो अब वो जो 2 करोड़ थे, 2 करोड़ में से अगर वो 50 लाख दे देगा तो उस पर कितना बचेगा फिर? अब 1.5 करोड़ है। अब 2 करोड़ पे जो इंटरेस्ट आ रहा था, अब इंटरेस्ट किस पे आएगा? 1.5 करोड़ पे। तो सीधी सी बात है ना, और इंसान का जो लाइफ स्टाइल है वो भी तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, ये इंसान और कोई काम ही नहीं कर रहा है। अब अगर ये इस पे एक एग्जांपल के लिए अगर 7% का भी इंटरेस्ट कमाएगा, अगर ये 7% का भी इंटरेस्ट कमाएगा तो टोटल कितने रुपीस आ रहे होंगे उस पे? इस पे आ रहे होंगे पूरे साल के 10.5 लाख, ठीक है। और यही इससे पहले जब ये 2 करोड़ कमा रहा था, मतलब 2 करोड़ की एफडी पर था और इस पे 7% निकाल रहा था, तो कितना कमा रहा था अपने पास? 14 लाख। तो इसका जो लाइफ स्टाइल है 14 लाख रुपए के हिसाब से, अब तो वो डिक्रीज हो गया ना 10.5 लाख पे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई इसने पैसे उधार दे दिए, है ना, तो ये नहीं ले जाने देगा। क्यों? इसको पता है जहां मैंने अपने पास ये पैसे दिए, मेरा लाइफस्टाइल का जो स्टैंडर्ड है वो भी गिर जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे को कम करना पड़ेगा। सिमिलरली इनके साथ होता है, इनकी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये नहीं लूज करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर आपसे करवाएंगे मेहनत। इसका मतलब है अगर मेरे पास कहीं भी इन दोनों में से कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन बनती है, एनी काइंड ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने से आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, या मैं कहूं ये कैसी हो जाती है? मोर देन एक्सपेक्टेड। जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा। जैसे अगर आपको अब इससे पैसे लेने तो आपको कुछ जबरदस्त एफर्ट लगाने पड़ेंगे तभी जाकर के आपको वो पैसे देगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी हो रही है अपने पास खराब। वैसे यहां पर होता है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। अब चलते हैं इसमें ट्रेंड पर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पास अब वेरिएशन पर। और किसकी है अपने पास ये वेरिएशन? आयोनाइजेशन एनर्जी की इन अ ग्रुप एंड पीरियड। ठीक है, किसी भी एक ग्रुप में या पीरियड में देखते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है अपने पास ये किस तरीके से वैरी करती है और क्यों। ठीक है, जो मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा, ट्रेंड अपने पास कैसा है? ट्रेंड अपने पास है एक जनरल ट्रेंड, मतलब एक्सपेक्टेड ट्रेंड। ठीक है, मैं अभी यहां पर किसी उस चीज की बात नहीं करूंगा कि कहां पर अपने पास एक्सेप्शन आ रही है कहां पर नहीं आ रही, क्योंकि उसको अभी हम अगला करने ही जा रहे हैं। देखो, जनरल ट्रेंड की बात करी जाए तो जनरल ट्रेंड का मतलब है एक होगा पीरियड के लिए और एक होगा अपने पास यहां पर ग्रुप के लिए। अब आपको भी पता है कि अगर मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, मेरे पास अगर मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, तो मुझे बताना कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। जो आपके पास एटॉमिक साइज है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। और अगर साइज छोटा होना लगेगा, अगर साइज छोटा होने लगेगा तो मुझे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि भाई छोटा साइज है तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा बाहरी इलेक्ट्रॉन, तो आपको नहीं निकालने देगा वो। तो इसका मतलब है यहां पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैसी होने लग जाएगी? मेरे पास बढ़ने लग जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग का पीरियड मेरे पास क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि जो एटॉमिक साइज है अपने पास वो कर रहा है डिक्रीज। ठीक है, ये तो हो गई आम बात है। अभी ये फाइनल आंसर नहीं रहेगा, हर जगह ये काम नहीं करेगा। और अब आ जाते हैं ग्रुप में। आपको पता है जब मैं ग्रुप में नीचे मूव करूंगा तो ग्रुप में नीचे मूव करने पर क्या होता है? ग्रुप में नीचे मूव करने पर एटॉमिक साइज बढ़ते हैं, और जहां एटॉमिक साइज बढ़ा आपके लिए फायदा हो गया, क्योंकि जब आपके पास साइज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी लगेगी? मेरे पास कम लगेगी। तो ये अपने पास एक जनरल ट्रेंड है। तो पहला पॉइंट तो हम लोग लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस कब? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। और उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहे हैं। एक पीरियड में लेफ्ट से राइट तक जब आप जाते हो तो आपके पास क्या डिक्रीज होने लगता है? साइज डिक्रीज होने लगता है। इसलिए अपने पास ये क्या करती है? ये इंक्रीज करती है। और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये डिक्रीज करेगी कहां पर? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये अपने पास करने लग जाएगी डिक्रीज। और ग्रुप में डिक्रीज क्यों कर रही है? ग्रुप में डिक्रीज करने के पीछे रीजन क्या है? साइज का बढ़ना। ग्रुप में अपने पास एटॉमिक साइज बढ़ने लगते हैं, इसलिए अपने पास डिक्रीज हो जाती है। ये बात है हमारे पास जनरल ट्रेंड की। कैसा ट्रेंड है अपने पास? एक ये जनरल ट्रेंड है। चलो
चलो आपके पास शुरुआत करते हैं लिथियम वाले पीरियड से। ठीक है, लिथियम अगर मैं देखूं तो ग्रुप नंबर 1 का ही मेंबर है। लिथियम के बाद अगला एलिमेंट कौन सा पड़ता है मेरे पास? बेरिलियम। फिर इसके बाद आएगा अपने पास बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट में कौन रहता है अपने पास? नियॉन। ठीक है, क्या ये सब एक ही पीरियड के मेंबर है? सब एक ही पीरियड के मेंबर है। तो आपको भी पता है कि अगर मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहा हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए? डिक्रीज। लेकिन ये जो डिक्रीज कर रही है ना, ये कौन सा ट्रेंड है? ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड है। और लाइफ में जैसी एक्सपेक्टेशन हम लोग रखते हैं वैसा होता नहीं, तो यहां भी ऐसा ही है। आपने एक्सपेक्टेशन क्या रखी थी कि जब आप लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ोगे तो अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करने लग जाएगी? एक सेकंड, इंक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करने लग जाएगी अपने पास? इंक्रीज करने लग जाएगी, क्योंकि साइज क्या हो रहे हैं यहां पर? डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये आपका एक्सपेक्टेड ट्रेंड है, मतलब ऐसा आपके हिसाब से होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम इसमें आती है जब आप देखोगे बेरिलियम वर्सेस बोरॉन। ठीक है, पहला एक्सेप्शन उठा रहे हैं आपके पास। पहला एक्सेप्शन है बेरिलियम और बोरॉन का। मुझे बताओ बेरिलियम और बोरॉन में किसका साइज छोटा होगा? बोरॉन का साइज छोटा होगा, क्योंकि बोरॉन बाद में पड़ रहा है, बेरिलियम पहले पड़ रहा है। तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी? बोरॉन के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये ज्यादा होनी चाहिए थी, किससे? फॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम। यही तो होता। तो ये बात हो गई आपके पास एक्सपेक्टेड वाली। ठीक है, बट पता है होता क्या है? जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना किसकी अपने पास? बोरॉन की, ये कम होती है किससे? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम। किसकी कम है अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी? बोरॉन की। और किसकी ज्यादा निकल करके आ गई अपने पास? बेरिलियम की। लेकिन अब बात ही आती है ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेप्शन तो है लेकिन इसका रीजन भी है ये एक्सेप्शन। ये आपके पास एक्चुअल है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। एक्चुअल में अपने पास जो बेरिलियम है, बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आ रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा आ रही है बोरॉन से। पर क्यों आया? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन कहां छुपा होगा? सीधी सी बात है, साइज में रीजन नहीं है। साइज में होता तो ट्रेंड ही ना बिगड़ता। रीजन जो इसका छिपा हुआ है वो छिपा हुआ है इनकी कन्फिग्रेशन में। अगर आप बेरिलियम की कन्फिग्रेशन देखोगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे पास? 4। अगर इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो मुझे बताओ इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 1s2 और अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है अपने पास? 5। क्या कन्फिग्रेशन बनाएगा? 1s2 2s2 2p1। जब आप इन दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाओगे ना तो बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 2s में से या s में से, और इसमें से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 2p में से। अच्छा, ये s सब शेल है, p सब शेल है। s और p में न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन है? s वाली ज्यादा पास है, p वाली थोड़ी सी दूर रहती है। और ये दोनों सेम ही शेल के मेंबर हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था सब शेल वाला रूल या पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसको हम लोग किसमें काउंट करेंगे? पेनिट्रेशन इफेक्ट में। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट वहीं पर लगती है जहां पर आपके पास शेल नंबर सेम रहती है या शेल सेम रहता है। तो आपको भी पता है एस, पी, डी और एफ में अगर मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करूं तो पेनिट्रेट करते हुए अगर आप पहुंचोगे तो पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा किसके लिए आपको देखने को मिलेगा? एस के लिए। एस वाला बहुत मेहनत कराएगा और इतनी मेहनत करा दी एस वाले ने, इसीलिए आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा निकल करके आ गई? बेरिलियम की। ठीक है, तो भाई रीजन पर भी आ जाते हैं। अब रीजन भी तो देना पड़ेगा। रीजन हम लोग क्या लिखेंगे? रीजन हम लोग लिखेंगे कि इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 2s। क्या कर रहे हो ये? विच इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। एज कंपेयर टू 2p। और किसमें? बोरॉन में। आपने इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला? बेरिलियम में। आपने इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में निकाला 2s से, तो 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा पास है क्योंकि s न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होती है। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा निकल करके आई? अपने पास बेरिलियम में। तो होनी ज्यादा बोरॉन की चाहिए थी, बट होती किसकी है ज्यादा? अपने पास बेरिलियम की। और यहां पर रीजन जो है वो रीजन किसके अकॉर्डिंग निकला है मेरे पास? पेनिट्रेशन इफेक्ट से। ठीक है,
कन्फिगरेशन जो है, कन्फिगरेशन जब आप लिखोगे तभी आप समझ पाओगे वो पेनिट्रेशन इफेक्ट को। कर दो आप लोग, इसको नोट कर दो। अभी एक और है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी है। अगली उस पे आ जाते हैं, एक और एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। अगला अपने पास जो केस रहेगा वो रहेगा नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करके देख लेते हैं। अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन किसके बाद पड़ रहा है मेरे पास, नाइट्रोजन के बाद पड़ रहा है। तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए। सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन विल बी लेसर देन आयनाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन की कम आनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज्यादा आनी चाहिए। लेकिन ये कौन सी बात है अपने पास, ये बात है एक्सपेक्टेड वाली, कि आप जो ट्रेंड पढ़ के आए हो, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आप ये आंसर दोगे। लेकिन होता क्या है इन एक्चुअल, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की, क्योंकि पीरियड में जो जितना बाद में पड़ेगा उसकी उतनी कम, उसकी उतनी ज्यादा होगी क्योंकि साइज छोटा है। लेकिन कह रहे हैं नाइट्रोजन की, हाँ साइज तो छोटा होता है, लेकिन साइज छोटा होने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो पीरियड में जितना आप राइट में जाओगे उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की, बट होती किसकी है, नाइट्रोजन की। अब ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर छिपा है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है अपने पास, 7। क्या कन्फिग्रेशन बनाएगा, 1s2 2s2 2p3। कैसा केस बन गया आपके पास, ये हाफ फिल्ड। और यहां पर बनेगी 1s2 2s2 2p4। तो अब ये नाइट्रोजन कहेगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन अगर आपको ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब मेरे ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेबल है। ये स्टेबल है तो अपनी स्टेबिलिटी क्यों लूज करे आपको अपना इलेक्ट्रॉन देके। अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो P2 पे आ जाएगा। ठीक है, उल्टा ऑक्सीजन तो चाहेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन ले जा लो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उसकी कन्फिग्रेशन कैसी हो रही है, उसकी हाफ फील्ड हो रही है। तो वो तो चाह रहा है उसका इलेक्ट्रॉन चले जाए और दूसरा वाला चाह रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन ना जाए। तो यहां पर जो रीजन है वो रीजन क्या रहता है मेरे पास, इसके पीछे रीजन रहेगा ड्यू टू में ध्यान दो इधर, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की जो आपके पास, इसको बंद करो, वहां से आओ आगे से, इसको बंद रखा करो, इसे ऊपर से लॉक करो, उठो। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसमें आ रही है अपने पास, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। और किसमें थी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी, नाइट्रोजन की। इसलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी अपने पास कम है। नोबल गैस के बारे में अब समझो। नोबल गैस, हमारे पास जो नोबल गैस होती है, आपको पता है कि नोबल गैस का जो साइज है एक पीरियड में सबसे ज्यादा साइज किसका निकल करके आता है यहां पर, नोबल गैसेस का। ठीक है, देखो आपके पास जो नोबल गैस होती है, नोबल गैस को अगर मैं हेलोजन के साथ कंपेयर करूं, आपको पता होगा नोबल गैस का जो एटॉमिक साइज है ये किससे ज्यादा होता है, हेलोजन से। ठीक है, इन अ पीरियड, मैं एक पीरियड की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कंपेयर करने बैठ गए, मैं अभी एक पीरियड की बात कर रहा हूं। किसी भी पीरियड में आप जाकर के चेक कर सकते हो, सबसे छोटा साइज जैसे होना किसका चाहिए था, नोबल गैस का, क्योंकि सबसे आखिरी में पड़ती है। पर सबसे छोटा साइज होता किसका है, अब कैंची कहां से लाऊं, बाहर होगी वहां, मेरे पास थोड़ी है, ये हथियार लेके थोड़ी चलता हूं मैं। एक पीरियड में सबसे छोटा साइज होना किसका चाहिए था अपने पास, नोबल गैस का, बट होता किसका था, हेलोजन का। तो नोबल गैसेस का जो साइज है वो हेलोजन से ज्यादा निकल करके आ जाता था। क्यों ज्यादा निकल के आ जाता था, बिकॉज नोबल गैसेस की फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ते थे, वो साइज को बढ़ा देते थे। तो अपने पास यही एक रीजन रहेगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी भी है ना, अब जब आप हेलोजन की कंपेयर करोगे किससे, नोबल गैस से, तो मुझे बताओ हेलोजन पहले पढ़ते हैं, नीचे से तो नहीं लाए ना, अगर मैं हेलोजन को कंपेयर करता हूं नोबल गैस से,
तो हैलोजेंस का और नोबल गैस का भी एक ही पीरियड में पढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए कि अगर ये एक ही पीरियड में पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, हैलोजेंस और नोबल गैस का कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो हैलोजेंस और नोबल गैस में साइज किसका ज्यादा है? नोबल गैस का। ठीक है, नोबल गैस का क्या चीज ज्यादा है मेरे पास? साइज ज्यादा है। किससे ज्यादा है? हैलोजन से। तो अगर आप पहले वाले फैक्टर के हिसाब से आंसर दोगे ना, जनरल ट्रेंड के हिसाब से, तो जनरल ट्रेंड क्या कहता है? जनरल ट्रेंड कहता है कि अगर साइज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास? यहां पर कम हो जाएगी। नोबल गैस का एटॉमिक साइज ज्यादा है, हैलोजन का एटॉमिक साइज कम है। अगर आपने इसके हिसाब से आंसर दे दिया तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है नोबल गैस की, नोबल गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए अपने पास? हैलोजन की। क्यों? क्योंकि अगर साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होने लगती है अपने पास? कम होने लगती है। पर बात यह है कि ये अगर आप ये चीज कर रहे हो तो ये चीज गलत है। क्यों गलत है? आपने सिर्फ एक ही फैक्टर देखा। कौन सा फैक्टर देखा? बस साइज वाला। हमारे पास इससे बहुत सुप्रीम फैक्टर एक अवेलेबल था यहां पर, विच इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप नोबल गैसेस की बात करोगे तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होती है? इनकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इस पे जो स्टेबिलिटी है ना वो अपने पीक पर है। जो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड तो स्टेबल है ही है, लेकिन हाफ फील्ड के कंपैरिजन में फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होती है। तो भाई ये तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा। आई बात समझ में? तो हैलोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं होती है। किसकी होती है आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा? नोबल गैसेस की। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है नोबल गैसेस की, ये हाईएस्ट है विद इन अ पीरियड। एक पीरियड में सबसे ज्यादा अगर आयनाइजेशन एनर्जी कोई रखता है तो वो नोबल गैसेस हैं। तो इनकी मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगी एक पीरियड में। आई बात समझ में? किसी भी पीरियड में अगर आप चेक करोगे तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किनकी निकल करके आएगी? नोबल गैसेस की। तो हैलोजन से तो ज्यादा होगी होगी, सबसे ही ज्यादा है। और किसकी ज्यादा है अपने पास? नोबल गैस। तो यहां पर जो रीजन है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो चलो मूव करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि रहेगा मेटल वर्सेस नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी। देखो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब हम लोग आयनाइजेशन इंथैल्पी का कंपैरिजन करते हैं, इसका रोल क्या है? आपको भी पता है कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना और नॉन मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कौन सी एनर्जी दी जाती है? वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है, या फिर मैं कहूं आयोनाइजेशन इंथैल्पी की हमें जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, यहां पर हम लोग एक कंपैरिजन देखने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल की आयोनाइजेशन इंथैल्पीज का या आयोनाइजेशन एनर्जीज का। चलो फिर, अब जैसा मैंने यहां पर सबसे पहले एक चीज बोली, मैंने आपको क्या बोला कि जो मेटल्स है, मेटल का काम क्या है? मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, मींस मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं जो अपने पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स का काम क्या होता है? नॉन मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करा और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? नॉन मेटल ने हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा। ठीक है, तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब मेटल और नॉन मेटल इन्वॉल्व होते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है और नॉन मेटल जो हमारे पास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन कर रहे होते हैं। और इसी प्रोसेस को अगर मैं बोलूं कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बताओ उसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। चलो ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि भाई मेटल तो फिर वो अच्छा माना जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन तो लूज करवाना है, पर कितना जल्दी लूज कर रहा है ये भी तो आप समझो। मेटल का अपने पास जो नेचर है वो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। तो भाई मैं कहूंगा जितना जल्दी लूज कर दे उतना अच्छा मेटल हो गया। इसका मतलब एक अच्छा मेटल इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देगा। ये बात हम ध्यान रखेंगे कि गुड मेटल, हम लोग अच्छा मेटल उसी को मानेंगे जो अपने पास इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करे। अ गुड मेटल शुड लूज इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे? रेडिली। ठीक है, रेडिली मतलब फटाफट इलेक्ट्रॉन अपने पास जो है वो लूज करके दे दे। लेकिन अब आप एक बात समझना कि अगर आपके मेटल आइटम को इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए मैं कहता हूं कि हमने उसे क्या दी? हमने उसे दी आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसने लूज करके क्या बना दिया होगा? अपना एक पॉजिटिव आयन, और जो कि अपने पास कैसा रहेगा? गैसेस स्टेट में रहेगा।
तो मैंने यहाँ पर इसको क्या सप्लाई करी, मैंने इसको सप्लाई करी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपके मेटल एटम ने वो इलेक्ट्रॉन लूज करा और अपने करस्पॉन्डिंग क्या बना दिया, अपना मेटल कैटायन बना दिया। ठीक है, तो हमें जो ध्यान रखनी है बात, वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक अच्छे मेटल की जो लूज करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। और अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना है, अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज हो जाए, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मैं चाहता हूं आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम देनी पड़े, कि भाई मेरे को कम से कम मेहनत करनी पड़े और मेरे कम से कम मेहनत पर जो सामने से इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके बाहर आ जाए। तो एक अच्छे मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए? एक अच्छे मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी मेरे पास लो होनी चाहिए, क्योंकि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हो जाएगी तो आपको इस बात को बता रहा है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देने का इच्छुक नहीं था। तो देयरफॉर अ गुड मेटल शुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये बात हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। तो इस बात से ये तय होता है कि जो अपने पास मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर भी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी हमें ये ध्यान रखना है कि जो अपने पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स की हमारे हिसाब से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम आनी चाहिए। जिसकी जितनी कम आएगी, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम है, वो उतना अच्छा मेटल माना जाएगा। ठीक है, कम आयनाइजेशन एनर्जी, हाइयर विल बी द मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास नॉन मेटल्स पे। अगर मैं नॉन मेटल्स का कंपेरिजन देखूं, देखो आपके पास जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स का तो नेचर ही नहीं है। किस बात का नेचर नहीं है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। नॉन मेटल तो क्या चाहता है? नॉन मेटल तो चाहता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ये लूज करते ही नहीं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, लेकिन आप फिर भी इससे जबरदस्ती करवा रहे हो। भाई हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, वो आवारागर्दी करना चाहता है, वो गेम खेलना चाहता है, वो अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता है, लेकिन उसके पापा उसको जबरदस्ती बैठा रहे कि पढ़ ले कल पेपर है। तो जबरदस्ती बैठा रहे ना, जबरदस्ती क्यों करनी पड़ रही है जबरदस्ती? क्योंकि उसके पापा उसके नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चा पढ़ने वाला है ही नहीं, चाहता ही नहीं है पढ़ना, बाहर घूमना चाहता है, आवारागर्दी करना चाहते हैं, पर आप कह रहे पढ़ ले, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब वही उसका छोटा भाई है, बिल्कुल उसके अपोजिट नेचर का। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बड़े भाई ज्यादा सही होते हैं, छोटे भाइयों के साथ आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो अब आपके छोटे भाई के साथ क्या कर रहे हो? उसके छोटे भाई को बोला कि भाई पढ़ ले, तो मम्मी ने कहा कि अरे वो तो पहले से ही पढ़ रहा है जाकर के कमरे में। अब क्या हुआ कि उस पे जो छोटा भाई है, छोटे भाई पे उसके पापा को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। क्यों? उसके नेचर में यही है, वो तो बिना बोले ही पढ़ने चला गया। क्यों? उसको पढ़ना पसंद है। ठीक है, उसको बाहर घूमना फिरना नहीं पसंद है, आवारागर्दी नहीं करेगा। क्या करेगा? बैठ करके अपना रिलैक्स होकर के पढ़ेगा। और जो दूसरा भाई था, जो बड़ा भाई है हमारे पास, वो आवारागर्दी करता है, घूमता फिरता है, गेम खेलता है, ये सब। तो उसके नेचर के अपोजिट जाकर के उसके पापा क्या करवा रहे हैं? उससे काम करवा रहे हैं, मतलब पढ़वाना चाहते हैं, तो बहुत मेहनत करवाएगा। तो वैसे ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ये तो लूज करना ही नहीं चाहते, पर आप करें नहीं, मेरे को तो जबरदस्ती करनी है, तो कर लो फिर आप जबरदस्ती। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैसी आएगी? वेरी हाई। दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। ये तो क्या चाहते थे? ये तो चाहते थे कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं गेन करूं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। क्या चाहते? ये अपने पास इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूं? एक्सेप्ट करूं। तो इनकी जो इतनी हाई आयनाइजेशन एनर्जी आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम इनके नेचर के अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है, एज दे वांट्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उल्टा अगर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की बात करी होती तो वो जल्दी हो जाता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी। अगर आप इनसे इलेक्ट्रॉन मांगोगे तो कहेंगे भाई ले तो जा लो, आपके पास कोई नॉन मेटल है, मैं कहता हूं वो N था, आप इसका इलेक्ट्रॉन मांगते हुए कहेगा ठीक है कोई नहीं, मेरा ये ले जा लो इलेक्ट्रॉन। बट बात ये है कि आपको जो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी तो देनी पड़ी है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी ये वेरी हाई आएगी, बहुत ही ज्यादा हाई रहने वाली है इसकी वैल्यू एज कंपेयर टू मेटल्स। ठीक है, वो अलग बात है कि नॉन जो अपने पास नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैस के रेंज की भी नहीं जाएगी। नोबल गैस की तो एक्सट्रीमली हाई होती है, क्योंकि वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ रहे हो, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आदमी अपने पास लाइफ में स्टेबल है, अगर आप उसकी स्टेबिलिटी छीनोगे तो आपको बहुत मेहनत करवाएगा वो, ठीक है, अपने अगेंस्ट। तो वैसे यहाँ पर होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर अब मैं पीरियोडिक टेबल की हमारी बात करूं कि अगर आप पीरियोडिक टेबल को जज करोगे तो आपको भी पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर मैं ग्रुप 1 में होऊंगा शुरू में, फिर यहाँ पर आपके पास ग्रुप 2 आएगा, और करते करते हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे? हम लोग पहुंच जाएंगे ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18 तक, जहां पर ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस का ग्रुप है, जहां पर सबसे अच्छे नॉन मेटल रखे हुए, और ग्रुप 18 आपके पास नोबल गैस है। और वैसे ही ग्रुप 1 में अगर मैं नीचे बढ़ूं तो ग्रुप 1 में नीचे बढ़ने पे आपको पता ही है कि ये जो ग्रुप 1 है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपके पास एल्कलाई मेटल्स का ग्रुप है। किसका ग्रुप है मेरे पास? ये एल्कलाई मेटल्स का ग्रुप। ये सबसे अच्छे मेटल माने जाते हैं।
ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं सबसे अच्छे मेटल माने जाते हैं, जिनकी शुरुआत होती थी लिथियम से। यहाँ पर कौन कौन है हमारे पास इस ग्रुप में? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड उसके साथ साथ यहाँ पर फ्रांसियम भी है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता था? यहाँ पर हाइड्रोजन रहता था। हलीना की रब से फरियाद, इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। अब यहां पे जब आप ग्रुप में नीचे बढ़ोगे तो आपको भी पता है कि ग्रुप में नीचे बढ़ने पर जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है? ग्रुप में नीचे बढ़ने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी? यहां पर डिक्रीज कर जाएगी। तो जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ रहा हूं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया होगा। ठीक है, न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर है उतना आपका फायदा है। न्यूक्लियस से शील्ड रहना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन। अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, इतनी बाहर प्रेजेंट है, तो इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियस से, कैसा लगेगा? ये लगेगा वेरी लो। ठीक है, जितना बाहर रहेगा उतना अच्छा मेरे लिए है। तो मेरे को कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर भी आ जाएगा। तो जब आप नीचे बढ़े तो साइज बढ़ा, और साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। तो अगर मैं कहूं कि मेरे को सबसे अच्छा मेटल यहां पर जज करना है, तो सबसे अच्छा मेटल आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? फ्रांसियम। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 1 में ही मिलते हैं सबसे अच्छे मेटल। ऐसा नहीं है ग्रुप 2 के मेटल्स अच्छे नहीं है, बट एज कंपेयर टू ग्रुप 2, ग्रुप 1 में ज्यादा बेटर है। क्योंकि आपको भी पता है जब मैं पीरियड में आगे शिफ्ट होऊंगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो एक पीरियड में सबसे बड़ा साइज आपके पास सबसे पहला एलिमेंट ही रखेगा, उसके बाद साइज छोटा होगा। तो ऑब्वियस बात है ग्रुप 1 वालों का साइज बड़ा है, और उस बड़े में भी नीचे नीचे जाऊंगा तो और बड़ा साइज मिलेगा। ठीक है, तो होना आंसर फ्रांसियम चाहिए था, बट अपने पास जो सबसे अच्छा मेटल है वो सीजियम होता है, बिकॉज फ्रांसियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्रांसियम आपके पास कैसा होता है? मेरे पास ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसलिए हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उनको कंप्लीटली अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो इसको यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर कौन रखेगा मेरे पास? सीजियम। मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे लिए तो ये बेस्ट मेटल है। अगर मेरे को कभी कोई मेटल ढूंढना होगा ना जिसको मैं इजिली आयनाइज कर सकूं, तो मैं इसी को ढूंढूंगा। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग इजिली आयोनाइज कर सकते हैं। इजिली आयोनाइज का मतलब है कि फटाफट अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आपके लिए रेडी रहेगा। आपने बोला नहीं कि ये तैयार हो गया, कह रहा है ठीक है भाई जाओ मेरे को एनर्जी दो, मेरे को एक्साइट कराओ, मैं फेंकता हूं बाहर इलेक्ट्रॉन और मैं बनाता हूं अपने पीछे अपना कटायन। ठीक है, तो ये था अपने पास मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को आयोनाइजेशन एनर्जी से कैसे जोड़ते हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि रहेगा हमारे पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। अब जरा देखते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज कैसे काम करती हैं, मतलब इनका ऑर्डर कैसे लगाएं। अगर कभी हमसे पूछ रहे, कभी आपको कंफ्यूज कर दें तो आप क्या करोगे? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज या आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। चलो इसको पढ़ लेते हैं। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेने वाला हूं आपके पास पीरियड नंबर 2 का, और पीरियड नंबर 2 में भी मैं जो एलिमेंट्स यहां पे उठा रहा हूं वो है कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मैं इन तीनों को लेकर के आपको एक सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर समझाता हूं, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन में एक्सेप्शन रहती है इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मैं सबसे पहले लूंगा कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में आपको भी पता है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ता हूं एक पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ने पर अपने पास जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास जो एटॉमिक साइज है या जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या कर गया? वो डिक्रीज कर गया। और अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर गया तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? ऑक्सीजन की, क्योंकि आपको भी पता है कि साइज बढ़ने, वो साइज कम होने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो आपको सबसे ज्यादा जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ऑक्सीजन के केस में देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन अभी हम कई सारे फैक्टर्स पढ़ के आए हैं जिसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा था कि जहां पर भी एक्सेप्शन आएगी उस एक्सेप्शन के पीछे हमेशा एक ही रीजन लगा हुआ होगा, वो है कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसको नहीं भूलना है हमें, इसको हमेशा याद रखना है। कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाए तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 एंड 2p2, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटॉमिक नंबर से निकलती है। कार्बन का होता है 6, फिर नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2, 2s2, 2p3, और ऑक्सीजन की निकल करके आ जाएगी 1s2, 2s2 एंड 2p4। इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर चले तो इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यहां पर इन तीनों में से ऐसी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको लग रहा है कि सबसे स्टेबल है मेरे पास? पहली और लास्ट वाली तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कार्बन पे 2p2 है, ऊपर उसमें ऑक्सीजन में 2p4 है। तो हाफ फिल्ड कहीं पर मेरे को बनता हुआ अगर दिख रहा है तो वो कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है? यहां पर आ रही है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो नाइट्रोजन था, इस नाइट्रोजन में मेरे पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची। अब आपको भी पता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास है? कि स्टेबल। कैसी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास? ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो
ऑर्डर होना क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड मैं लिख देता हूं कि आपको क्या लगा था। वैसे भी हम अपनी लाइफ में जो चीजें एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा होता नहीं है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो साइज के हिसाब से होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था कि सबसे ज्यादा जो रहेगी वो किसकी रहनी चाहिए, ऑक्सीजन की रहनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद किसकी बारी आनी चाहिए, नाइट्रोजन की, और उसके बाद किसकी बारी आनी चाहिए, कार्बन की। ये मेरे पास हो गया इनकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। बट ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। एक्सपेक्टेड का मतलब है जैसा आपको लग रहा था, बट असलियत में तो ऐसा होता ही नहीं है। एक्चुअल ऑर्डर क्या है मेरे पास, अगर मैं एक्चुअल ऑर्डर की बात करूं तो एक्चुअल ऑर्डर के हिसाब से अगर चलेंगे तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पर होनी ऑक्सीजन की चाहिए थी, बट हो किसकी जाएगी, नाइट्रोजन की। क्यों, क्योंकि ड्यू टू इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन लूज करना। क्यों दे आपको इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन अगर आप इससे ले गए तो उसके बाद क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहीं से भी स्टेबल दिखेगी, कभी भी नहीं हो सकता है। तो नाइट्रोजन कहेगा भाई मैं जैसा था मुझे वैसे ही रहने दो, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी, फिर उसके बाद बारी आएगी ऑक्सीजन की, और उसके बाद किसकी बारी आनी चाहिए आपके पास, कार्बन की। यह है इनकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी का एक्चुअल ऑर्डर, और यही आपको आंसर में भी लिखना है अगर कभी आपसे पूछा जाए तो। एनओसी, ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी बारी आएगी, ऑक्सीजन की, और फिर लास्ट में बारी आएगी कार्बन की। क्यों, क्योंकि कार्बन का साइज इनमें सबसे छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है वो बाद में आना चाहिए था। कंपैरिजन जो यहां पर था वो इन दोनों के बीच में था, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में था। ठीक है, चलो फिर तो ये वाली बात जो हो गई अपने पास, ये वाली बातचीत समझ आई। यहां पर अपने पास नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आ गई, और सबसे कम कौन हो गया, कार्बन हो गया। ये मैंने लगाया है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा। सक्सेसिव के लिए तो भाई आपको इनमें से जब एक एक आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब देखो क्या बचा, कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया होगा, कार्बन कन्वर्ट हो गया होगा आपके पास कार्बन पॉजिटिव में। सिमिलरली नाइट्रोजन का भी आयन बना दो आप N पॉजिटिव, और ऑक्सीजन का भी बना दो आप यहां से O पॉजिटिव। ठीक है, सबसे जरूरी चीज जो मेरे को यहां पर लिखनी है वो क्या लिखनी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कार्बन ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने कॉन्फ़िगरेशन कितनी छोड़ी अपने पास, 1s2 2s2 2p1, इसने कितनी छोड़ी, 1s2 2s2 2p2, और यहां पर कितनी आई, 1s2 2s2 2p3। देखो अब वापस पता है क्या होगा, अगर आप सोचो कि जो आपने ऑर्डर पहले लगाया था अगर आप वही ऑर्डर दोबारा बना दो तो आप फिर गलत कर दोगे क्वेश्चन। होना क्या चाहिए, मेरे को साइज तो देखना ही देखना है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अब देखते हैं कि सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन बना रहा है, और मेरे को दिख रहा है सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता हुआ यहां पर ऑक्सीजन। पहले कौन था आपके पास, हाफ फील्ड नाइट्रोजन, अब हाफ फील्ड कौन हो गया, ऑक्सीजन। तो इस बार अब नाइट्रोजन नहीं जीतेगा, इस बार कौन जीतेगा, ऑक्सीजन। और वैसे भी आपके अकॉर्डिंग कौन जीत रहा था पहले, ऑक्सीजन तो ही जीत रहा था, क्योंकि कहते हैं कि पीरियड में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, साइज छोटा होगा, तो छोटे साइज होने की वजह से जीतता। इस बार तो कॉन्फ़िगरेशन भी इसको जिता रही है, तो सबसे ज्यादा होनी इसी की चाहिए थी हमारे अकॉर्डिंग, और इस बार होगी भी इसी की। तो इस बार जो ऑर्डर है, इस बार जो ऑर्डर रहेगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर देखें तो उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी निकल करके आ गई यहां से, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाद किसकी बारी आनी चाहिए, फिर नाइट्रोजन की, और फिर कौन आ जाएगा मेरे पास, कार्बन। ये है अपने पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन, और सबसे लीस्ट कौन है, कार्बन। कार्बन हमेशा ही लीस्ट रहेगा अभी तो, ठीक है, अभी के लिए लीस्ट है, क्यों, क्योंकि साइज बड़ा रख रहा है। लेकिन अब आ जाते हैं जरा तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी पर। ठीक है, तीसरी का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, ये थी मेरे पास, यहां से हम लोगों ने इसको दी है सेकंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आते हैं नेक्स्ट, जब आयनाइजेशन एनर्जी इनको 2 मिली होगी तो ये क्या कन्वर्ट हो गया होगा मेरे पास, C2 पॉजिटिव, फिर यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, N2 पॉजिटिव पर, और उसके बाद यहीं पर ये जो ऑक्सीजन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड पे O2 पॉजिटिव पर। तो अभी हम लोगों ने जो ऑर्डर बनाया है वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बनाया था। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं, अब चलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पर। अब आप दोगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन सबसे पहले मैं सबसे जरूरी चीज क्या लिख देता हूं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन। अब जो कार्बन 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहेगी, 1s2 2s2, क्योंकि p में से गया होगा वो एक इलेक्ट्रॉन जब आपने दूसरी लगाई, फिर यहाँ पे क्या रह जाएगी, 1s2 2s2 2p1, और यहाँ पे क्या रह गई थी, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये रहेगा मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर। अब देंगे इसको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी अगर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद C3 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन और चला गया, इसको भी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी, और यहां पर इसको भी मिलेगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो कार्बन 3 पॉजिटिव,
नाइट्रोजन 3 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 3 पॉजिटिव। ये आ गई भाई, देखो अपने पास यहाँ पर कन्फिग्रेशन। अब अगर ये आपके पास कन्फिग्रेशन है तो आपको सबकी इस वाली कन्फिग्रेशन के हिसाब से आंसर देना है, क्योंकि जब आप तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी लगा रहे हो तो आप इसी कन्फिग्रेशन पे तो लगा रहे हो। ठीक है, कौन सी कन्फिग्रेशन पर? ये जो आपको यहाँ पर बनती हुई दिख रही है मेरे पास, ये वाली सीक्वेंस है, जो ये वाला सीक्वेंस आप देखना। तो आप देखो कि इनमें से कौन सी कन्फिग्रेशन आपको सबसे ज्यादा स्टेबल लग रही है, सबसे ज्यादा। क्या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या कार्बन है? सीधी सी बात है, कार्बन पर ना स्टेबल कन्फिग्रेशन को अगर मैं देखूं तो कार्बन के पास पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो पी में था एक। जब आपने दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी दी थी तो वो पी का एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया, जिसका भी हम लोगों ने ऑर्डर बनाया था। जब वो एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो इसने पी पूरी खाली कर दी, अभी इसमें पी में कोई नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि जो तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 2p से जा रहा है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी किससे जा रहा है? 2p से, मतलब सेकंड शेल की p से जा रहा है। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन के लिए जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सेकंड शेल की p से नहीं जाएगा, वो कहां से जाएगा? सेकंड शेल की s से। अब s और p में कौन ज्यादा क्लोजर होती है न्यूक्लियस के? s और p में आपको भी पता है कि ये अपने पास ज्यादा पास है न्यूक्लियस के। ठीक है, इसका न्यूक्लियस के प्रति जो लगाव है वो ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। कौन ज्यादा पास है? आपके पास s ज्यादा पास है। और अगर s ज्यादा पास है न्यूक्लियस के तो होगा क्या? अब ये आपसे ज्यादा मेहनत करवाएगा। एक तो s में 2 आ सकते हैं, 2 ही भरे हैं। ठीक है, एक तो वो आपके पास स्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी जुड़ गया, दूसरा यहां पर जुड़ गया पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, यहां पर क्या लग रहा है? इसमें मेरे पास पेनिट्रेशन भी लग रहा है, क्योंकि आप s से निकाल रहे हो तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी काम कर रहा है, और उसके साथ साथ दूसरी चीज जो है वो क्या आ रही है? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है, क्योंकि s में 2 ही आ सकते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, और वो s में ही है। तो इस बार पता है क्या होगा? कार्बन और नाइट्रोजन में सीधी सी बात है, यहां कंपैरिजन नहीं हो सकता है, वो बहुत आगे चला गया। कंपैरिजन इन दोनों में होगा, तो होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी? नाइट्रोजन की, पर होगी किसकी इस बार? अब कार्बन की ज्यादा हो जाएगी। होनी नाइट्रोजन की ज्यादा चाहिए थी, बट अब किसकी हो गई? कार्बन की। क्यों? क्योंकि कार्बन के केस में आप इलेक्ट्रॉन कहां से ले जा रहे हो? s से, p से नहीं ले जा रहे हो। तो यहां पर लग गया मेरे पास कौन सा इफेक्ट? यहां पर लग गया पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो अगर मैं देखूं ऑर्डर ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाएं यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो मेरे को यहाँ पर लगेगी वो तो ऑक्सीजन को ही लगेगी, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। हाँ, कार्बन और नाइट्रोजन में कौन जीतेगा? कार्बन और नाइट्रोजन में इस बार कार्बन जीत जाएगी। तो आपके पास जो सबसे पहला आएगा वो कौन आएगा? यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा। फिर ऑक्सीजन के बाद किसकी बारी आनी चाहिए? कार्बन की, और उसके बाद बारी आनी चाहिए नाइट्रोजन की। तो ये हो गया मेरे पास थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमेशा की तरह जीती जाएगा, क्योंकि उसका सबसे साइज छोटा है, सबसे आखिरी में रखा हुआ है पीरियड में। बस अब उसके बाद नाइट्रोजन ना करके कौन आ गया? कार्बन, क्योंकि कार्बन के केस में आप इलेक्ट्रॉन कहां से ले गए? s से ले गए, ना कि p से। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, काफी बच्चों को डाउट भी रहता है इसमें, बट आप इस सिनेरियो से समझना कि भाई जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको बना करके ही देखना पड़ेगा। कन्फिग्रेशन अगर मैं बोलूं तो कन्फिग्रेशन ही सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर होगी, जहां पर भी आपके पास ट्रेंड ब्रेक हो रहा होगा। अब ट्रेंड से कोई क्वेश्चन आ गया, मतलब मैं कहूं एक्सेप्शन नहीं है, तो भाई वो तो इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसको हम केमिस्ट्री में कोई हार्ड क्वेश्चन बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो ट्रेंड पे आ गया, जो आपने पढ़ा वही लिखना है। जहां आपको दिमाग चलाना है वो चलाना पड़ेगा, जहां पर लगी है कोई एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन जहां पर लगती है भाई उसके पीछे फिर लॉजिक भी होते हैं, और लॉजिक अगर आपको समझने हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी जम के, तब तो कुछ मजा आएगा। चलो फिर आगे चलते हैं। अब इसमें अब हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें क्या दे रखे हैं? एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4, नाम नहीं लिखे हुए, हमें लिखने भी नहीं है। ये इसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, और ये आपके पास इनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। अब इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सबसे पहले पार्ट में पूछ रहे हैं सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है, सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, नोबल गैस कौन है, और ऐसा कौन सा मेटल है जो कि स्टेबल बाइनरी हैलाइड बना रहा है जिसका फॉर्मूला है AX2। ठीक है, ये मेरे पास 4 पार्ट है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जिसमें लिखा है अ रिएक्टिव मेटल। चलो भाई, यही चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी और यही क्वेश्चन में आ गया। अ रिएक्टिव मेटल, सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है? अब मेटल्स का काम क्या होता है भाई? मैंने कहा था कि मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जितना जल्दी लूज कर दे उतना अच्छा है मेरे लिए। इसका मतलब है एक अच्छे मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम एनर्जी दे और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके बाहर आ जाए। तो आप ये देखो कि पहली और दूसरी जो दोनों दे रखी है ना, आपको दूसरी नहीं देखनी, आपको कौन सी देखनी है? पहली। क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन ही जल्दी लूज कर दे। मैं तो ये चाहता हूं कि पहला कर रहा है तो पहला ही जल्दी लूज कर दे, दूसरे पे नहीं जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे फटाफट कौन कर रहा है, यहीं से तय हो जाएगा कौन अच्छा मेटल है। क्योंकि मेटल क्या करते हैं? मेटल वही अच्छे होते हैं क्योंकि आपने जो मेटल देखा जिसकी अपने पास वैलेंसी +1 है, जैसे सोडियम पॉजिटिव है और एक कंपैरिजन में एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, एक एग्जांपल के लिए।
आपको पता है अगर सोडियम पॉजिटिव है ये जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, क्यों? क्योंकि इस पे कितने का चार्ज है, +1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, ठीक है। और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव पे कितना चार्ज है, +3, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, जब ये अपने पास न्यूट्रल होना चाहिएगा। तो इसीलिए जितना चार्ज कम रहता है उतना फायदा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो पहला इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर दे बस वहीं से आंसर लगा दो। तो इसमें से ऐसा कौन है जो फटाफट अपना पहला इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं? क्या एलिमेंट नंबर 2 नहीं है? इसकी अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो सबसे कम है 520 किलो जूल पर मोल पे ही मान गया, इसने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, क्योंकि ये चाहता है कि मेरे को ऑक्सीडाइज करके आप +1 की तरफ ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये चाहता होगा कि भाई मैं +1 में ज्यादा स्टेबल हूं, ठीक है। तो अपने पास जो सबसे पहला पार्ट है, आंसर जो हो जाएगा मेरे पास ए वाले पार्ट का, वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा मेरे पास एलिमेंट नंबर 2, ठीक है। पहले पार्ट में हम लोग आंसर लगाएंगे एलिमेंट नंबर 2 को। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये वाला आ गया समझ में। सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड में पूछ रहे हैं रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल भाई अपने पास बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। नॉन मेटल्स का काम क्या है? नॉन मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अभी जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, गेन करना चाहता है तो आपको इलेक्ट्रॉन थोड़ी देगा ये, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होगी। इतनी भी हाई नहीं होगी कि नोबल गैस को मैच करे, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में ना नोबल गैस भी पूछी है उन्होंने, तो हम एक हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का आंसर टिक लगाएंगे, बट नोबल गैस से थोड़ा बच के रहेंगे, क्योंकि नोबल गैस जो होती है, नोबल गैस की उस नॉन मेटल से भी ज्यादा होगी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कैसी होती है? वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते। तो मेरे को दो जगह ऐसी है जहां पर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी मिल रही है, पहली वाली देखनी है, दूसरी नहीं। दूसरी की जरूरत तब पड़ेगी जब आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, तो भाई पहले पहला तो निकाले, कोई पहले के लिए तो इच्छुक हो, तभी तो दूसरा देगा। तो दो जगह आ रहा है, एक आ रही है 2372 और एक आ रही है 1680। अब ऑब्वियसली बात है कि 2372 ज्यादा है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको ज्यादा मेहनत करवा रहा है आपसे, तो ये नोबल गैस रहा होगा, क्योंकि उन्होंने नोबल गैस भी पूछी है। तो इस बार मेरा जो आंसर है वो 1680 पे जो आ रहा है, जो कि है एलिमेंट नंबर 4, वो हो जाएगा। ये एलिमेंट नंबर 4 बनेगा मेरे पास एक रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, बिल्कुल अपोजिट चलना है। बाकी सी वाले पार्ट का मैं आपको आंसर बता ही चुका हूं। सी वाले पार्ट में जो नोबल गैस है, नोबल गैसेस की तो आयनाइजेशन एनर्जी एक्सट्रीमली हाई है, सबसे ज्यादा इसमें एलिमेंट 1 की ही आ रही है, और अगर आप सेकंड को देखोगे तो वो भी आपको हाई ही देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हो गया मेरे पास यहां पर। अब आ जाते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर डी पे, जो कि डी पार्ट है। डी पार्ट में कह रहे हैं कैसा मेटल बताओ जो कि बाइनरी हैलाइड बनाए, जिसका फॉर्मूला है AX2। देखो बाइनरी हैलाइड जो आपसे AX2 यहां पर बनवा रहे हैं, यहां पे 2 हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये AX2 बना कैसे होगा? AX2 बना होगा अगर A की वैलेंसी 2 रही होगी और हेलोजन्स की वैलेंसी तो वैसे 1 माइनस होती है, तो ये 1 इसको मिल गया होगा, 2 यहां पे चला गया होगा, और आंसर क्या आ गया होगा? AX2। इसका मतलब है आपसे एक ऐसा मेटल पूछ रहे हैं जो अपने 2 पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल है। एक ऐसा मेटल पूछ रहे हैं जो अपने पास 2 पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल है। 2 पॉजिटिव तक ये कैसे पहुंचा होगा? 2 पॉजिटिव तक ये पहुंचा होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके A पॉजिटिव बनाया होगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाया होगा? A2 पॉजिटिव। ऐसी तो गया होगा ये यहां तक, ठीक है। तो मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, अब मैं देखूंगा कि ऐसा कौन है इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन भी आपको जल्दी दे दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जल्दी दे दे। जितना पहली मेहनत कराई थी, दूसरे में जो मेहनत आप करोगे वो थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही आपके पास जो साइज है, मतलब जो कटायन बनता है उसका साइज छोटा हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा ही आनी है, ठीक है। ये चीज हम लोग अभी अपने लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू रिडक्शन इन साइज ऑफ कटायन वर्सेस पेरेंट एटम। क्योंकि जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, तो कटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है। तो पहली वाली जो आयनाइजेशन एनर्जी है, भले ही वो अपने पास जिस भी रेंज की थी, अगली वाली उससे ज्यादा ही आएगी, कभी उसके बराबर नहीं आएगी। तो मैं यहां पर अगर देखूं तो मेरे को सेकंड पे देखना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों देखनी पड़ेगी। देखो 520 और 7300 था, हमने एक एलिमेंट 2 देखा था ना, एलिमेंट 2 वैसे अपने पास आंसर हो चुका था, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप इनको कंपेयर करोगे ना, ये लगभग 14 गुना हो गई एनर्जी। पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो थी वो 520 है और दूसरी वाली 7300 आ रही है, तो ये नियरली 14 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। कितना निकल करके आ रहा है मेरे पास? ये
14 टाइम्स निकल करके आ रहे हैं। तो ये तो आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता था। अब इसके बाद चलते हैं, मेरे को एक एलिमेंट नंबर 3 दिख रहा है जिसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी 900 है, ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। और जो दूसरी है ना वो 1760 है, मतलब लगभग 2 गुना हुई है। और इतना ही फर्क चलता है। अगर आप टेबल पे भी जाओगे तो टेबल भी अगर आप देखोगे, टेबल को एनालाइज करोगे, इतना फर्क चलता है, इतनी ही होती है। पहली और दूसरी में अगर फर्क डबल का है तो इसको मैं मॉडरेट ही मानूंगा, ये हाई नहीं है, इतनी ही होनी चाहिए। क्योंकि अब जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो इसके पॉजिटिव कैटायन से निकाला होगा, पेरेंट एटम से थोड़ी, तो भाई ज्यादा ही मांगेगा एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि साइज छोटा हो गया होगा। तो मेरे पास जो डी पार्ट है, डी पार्ट का आंसर होना चाहिए एलिमेंट नंबर 3। तो एलिमेंट नंबर 3 हो जाएगा हमारे पास आंसर किसका, पार्ट नंबर डी का, जिसमें पूछा था कौन सा ऐसा बाइनरी हैलाइड है जो कि स्टेबल फॉर्मूला बनाएगा AX2 वाला। तो इसका आंसर हो गया एलिमेंट नंबर 3। तो ये था हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक जो है अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपको बताना है ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, इन एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी और क्यों होगी, अपने आंसर को भी एक्सप्लेन करना है। चलो पहले वाला देख लेते हैं। ए वाले पार्ट में आपको दे रखा है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो यहाँ पे लिखा है। अभी जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है आपके पास एक ही पीरियड के मेंबर है, और एक ही पीरियड के मेंबर होने का मतलब ये होता है कि पहले मैं इसको उस सीक्वेंस में लगाऊंगा जिस सीक्वेंस में अपने पास एक पीरियड में रहते हैं। आप मेरे को बताओ कि अभी सबसे पहला जो फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम लोग आंसर टिक लगाएंगे वो होता है साइज। ये एक ही पीरियड के मेंबर है, तो इनमें सबसे छोटा साइज किसका रहता था, फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज कैसा रहता था यहाँ पर, स्मॉलेस्ट। क्योंकि जब आप एक पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हो तो पीरियड में आगे बढ़ने की तरफ आपके पास जो साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, उससे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। तो यहां पर जिसका साइज जितना ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, या मैं कहूं जिसका साइज कम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो किसका साइज सबसे कम है, फ्लोरीन का। तो यहां पर अपने पास आंसर क्या हो जाएगा इस पहले वाले का, फ्लोरीन, ठीक है। तो पहला वाला जो पार्ट है उसका आंसर मेरे पास फ्लोरीन है। ऑर्डर नहीं लगाना है, चूज करना है सिर्फ। चलो बी वाले पर चलते हैं। बी वाले को भी कुछ इसी तरीके से अपने पास हैंडल करेंगे। बी वाला पार्ट देख लेते हैं। बी वाले पार्ट को अगर देखें तो मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड आर्गन दे रखा है। मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड आर्गन। तो भाई यहां तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है। ये अपने पास जो तीनों के तीनों है ये किसके मेंबर है, ये है पीरियड नंबर 3 के मेंबर। अब आर्गन क्या है, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आर्गन में अगर मैं देखूं तो आर्गन कौन है अपने पास, कौन है ये आर्गन, भाई ये तो नोबल गैस है। तो सारी बातचीत खत्म करेंगे, इसको आंसर बताएंगे। क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होती है ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको कि वो लूज नहीं करना चाहेगा आपको इलेक्ट्रॉन दे करके। फिर आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पर। चलो पार्ट नंबर सी यहां पे देख लेते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। हाँ, तो अपने पास जो बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम होते थे, अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसके साइज में एक एक्सेप्शन करी थी बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम में। आपको पता होगा कि जो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम है ये क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। और कौन सा ग्रुप रहता था इनके पास, इनके पास ग्रुप रहता था यहाँ पर ग्रुप नंबर 13। ये हो गए मेरे पास ग्रुप नंबर 13 के मेंबर। तो जब आप ग्रुप में नीचे बढ़ते हो तो एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट यहां पर क्या होता था, जो एक्चुअल ऑर्डर है वो ऐसा होता है कि बोरॉन है, बोरॉन के बाद गैलियम आता है, और गैलियम के बाद क्या आती थी मेरे पास, एल्यूमिनियम आ जाती थी, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो साइज है वो ज्यादा होता था एज कंपेयर टू द गैलियम। और इसके पीछे रीजन क्या होता था, इसके पीछे रीजन होता था ड्यू टू द पुअर शील्डिंग। किसमें होती थी पुअर शील्डिंग, गैलियम में, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इन गैलियम। क्योंकि भाई अगर शील्डिंग अच्छी नहीं होगी ना तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देख लेगा। जो बच्चे पहले बैठाए थे मैंने, अगर ये थोड़ा दूर दूर बैठे तो मैं लास्ट वाले बच्चों को देख लूंगा, उन्हें कहूंगा भाई आगे आ जा। तो ऐसे ही न्यूक्लियस करता है। अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड अच्छे से नहीं करा हुआ होगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको न्यूक्लियस देख लेते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। तो गैलियम में हो रही है पुअर शील्डिंग, तो उससे साइज क्या हो गया, छोटा। और इतना छोटा हो गया कि वो एल्यूमिनियम से भी कम हो गया। तो एक्चुअल साइज जो आपके हिसाब से होता है वो है बोरॉन, गैलियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो सबसे बड़ा साइज रखता है इनके कंपैरिजन। बाकी मैं नीचे वालों को नहीं देख रहा हूं अभी, क्यों नहीं देख रहा हूं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो आपको भी पता है कि अब इसमें जो साइज है, सबसे बड़ा साइज जिसका होगा उसकी सबसे कम होगी, और सबसे छोटा साइज जिसका होगा उसकी सबसे ज्यादा होगी। खैर यहाँ पे सबसे छोटा साइज तो किसका है, बोरॉन का है, तो बोरॉन अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। बट मैंने ये फिर भी यहाँ पर एक्सेप्शन जो है वो इसलिए डिस्कस कर दी
क्यों? क्योंकि ये आपको पता होनी जरूरी है। अभी तो खैर उसकी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं सोडियम वर्सेस सोडियम पॉजिटिव में। तो यहाँ पे भी कोई बड़ी बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोडियम वर्सेस सोडियम पॉजिटिव को देखेंगे तो इसका जो साइज है वो स्मॉलर है। क्यों है? क्योंकि ये कैटायन है। तो कैटायनिक जो साइज है वो अपने पेरेंट एटम से क्या होते हैं? पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। और अगर स्मॉलर साइज है तो क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी। तो अगले वाले का तो आंसर ये रहेगा, फिर मेरे पास Na पॉजिटिव रहेगा। ई वाले पर आ जाते हैं। ई वाला भी देख लेते हैं। ई वाले में कंपेयर करा रहे हैं बोरॉन पॉजिटिव को किसके साथ कंपेयर करा रहे हैं? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के साथ। बोरॉन पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। देखो बोरॉन पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, क्योंकि बोरॉन किसका मेंबर है? ये मेंबर है ग्रुप नंबर 13 का। और मैग्नीशियम किसका मेंबर है? मैग्नीशियम मेंबर है ग्रुप नंबर 2 का। तो एक काम करते हैं, जरा कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देख लेते हैं। बोरॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कार्बन से जस्ट पहले पड़ता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। 5 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ये होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है। और अगर मैं मैग्नीशियम पर देखूं तो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता था 12 और इसका एटॉमिक नंबर है 5। तो 2 2 4 6 10 2 12। अब आपने बनाया बोरॉन पॉजिटिव। जब मेरे पास बोरॉन पॉजिटिव बना तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आई होगी? 1s2 2s2 और Mg2 पॉजिटिव की क्या आई होगी? Mg2 पॉजिटिव की आई होगी 1s2 2s2 और 2p6। क्या कह रहे हैं कि इनमें से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है? तो अब आप ये देखो ना, आप इलेक्ट्रॉन कहां से ले जा रहे हो? बोरॉन पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है? 2s में से। और अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 2p6 2p में से जाएगा। तो बेरिलियम बोरॉन पॉजिटिव में से जा रहा है 2s में से, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में से जा रहा है 2p में से। तो सेकंड शेल की s ज्यादा क्लोजर होती है, सेकंड शेल की p ज्यादा क्लोजर होती है न्यूक्लियस के। ऑब्वियसली बात है, s जो होती है वो ज्यादा क्लोजर होती है। तो यहां पर मेरे पास आंसर कौन सा हो जाएगा? बोरॉन पॉजिटिव, क्योंकि बोरॉन पॉजिटिव की जो s सबशेल है वो ज्यादा क्लोज रही होगी, तो ज्यादा मेहनत करवाएगा आपको इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो ये था हमारे पास यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक, और इसी के साथ साथ आपका टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे टॉपिक्स के बारे में। तो तब तक आप लोग ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए इसके बेसिस पे एंड पढ़ते रहिए।